बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सरे ला मकां से तलब हुई, सोए मुंतहा वो चले नबी, कोई हद है उनके उरूज की, बलगोल्ला बेकमाल ही। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मदिन व अली मुहम्मद बारिक वसल्लम वसल्लम अलैहि। आप सबको हम सब की तरफ से, सुबह सवेरे पाकिस्तान की पूरी टीम की तरफ से अस्सलाम वालेकुम के बाद शब मेराज की बहुत बहुत मुबारकें, बहुत बहुत इबादत की मुबारकबाद। और आप लोगों से गुजारिश कि आज का दिन आप लोगों के लिए, जब भी आप दुआओं के लिए हाथ उठाएं, हमें दुआओं में याद रखिएगा। शुरू करते हैं प्रोग्राम सुबह सवेरे पाकिस्तान। मैं हूं माया खान और मैं हूं शाहजेब रहमान। आपको गुड मॉर्निंग के साथ साथ आज के दिन की बहुत बरकतों वाली रात गुजरी, इबादत वाली रात गुजरी। सब जो है आधे जगे आधे सोए हैं, लेकिन हमारी जिम्मेदारियां और भी हैं। सियासी माहौल है, खेलों के मैदान है, जंग जो इस वक्त चल रही है उसकी अपडेट आपको देनी है और बहुत कुछ है आज के प्रोग्राम में। तो प्रोग्राम का आगाज करते हैं। बिल्कुल, प्रोग्राम का आगाज करते हैं सुबनामा से। सुबनामा में सबसे पहले अच्छी खबर से आगाज करेंगे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान का खिताब, जो कौम से खिताब था, वो आप सब ने सुना, जिसमें बहुत बड़े बड़े ऐलानात भी किए गए हैं, अवाम के लिए खुशखबरी भी सुनाई गई है। सबसे पहले आपको ये बताएं कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने पेट्रोल और डीजल की कीमतें 10 रुपये फी लीटर कम करने का ऐलान किया है। साथ में बिजली की फी यूनिट कीमत 5 रुपये कम कर दी गई है और साथ में यह भी कहा गया है कि जब तक अगला बजट नहीं आता, वफाकी बजट, जब तक आइंदा तक ये कीमतें बरकरार रहेंगी। बिल्कुल ऐसा ही है। और वही आपने इस तरह बताया कि एहसास प्रोग्राम के तहत रकम बढ़ाकर 14,000 कर दी है और नई सन्नतें लगाने वालों के लिए जो है इस वक्त एमनेस्टी का ऐलान भी किया गया। आगे बढ़ते हैं। PSL 7 का कामयाब इनेकाद सरहद पार एक बार फिर आग लगा गया। यानी कि अगर पाकिस्तान में खेलों के मैदान में कुछ अच्छा हो रहा है, भाई कम से कम खेलों को तो सियासत से दूर रखिए। बिल्कुल, न्यूजीलैंड की टीम के बाद ऑस्ट्रेलियन टीम का भी दौरा मंसूख कराने की कोशिश की गई भारत की जानब से, लेकिन वो बेनकाब हो गई कोशिश और कैंगरूज के स्क्वाड मेंबर को भी भारतीय सरजमीन से धमकी आमेज पैगामात मौसूल हुए हैं। लेकिन साथ में आपको ये बताएं कि नाकाबिल तरदीद सबूत भी सामने आ गए हैं इसके, जिसमें ये मालूम हुआ है कि इंस्टाग्राम पर फेक अकाउंट इस्तेमाल हुआ है, जिससे ये धमकी आमेज पैगामात जो है वो भेजे गए हैं। भारत पाकिस्तान आने पर वेस्ट इंडियन जो खिलाड़ी थे उनको भी धमकी दे चुका है, ये भी हमने माजी में देखा है। और एक बार फिर कोशिश की गई है, जो कोशिश इनकी नाकाम रहेगी और इंशाल्लाह कामयाबी से हमारी सीरीज भी होगी। हमारी सिक्योरिटी इदारे इनके साथ खड़े हैं और हम सब देखेंगे कि ये सीरीज मुकम्मल होगी, कंप्लीट होगी और कामयाबी भी होगी। और नाम भी बताया गया कि भारतीय गुजरात के मराइडल निवाड़ी जो हैं ये इस मुकाम में मुलव्विस थे। नाकाबिले तरदीद इन्होंने जो है वो सबूत इनके सामने आ गए हैं। इंस्टाग्राम पर जब शाहजेब ने इस तरह बताया कि फेक अकाउंट उन्होंने बताया था इस्तेमाल किया गया, भारत पाकिस्तान आने पर वेस्ट इंडीज खिलाड़ियों को भी धमकी दे चुका है। और बात से वही वाली बात है शाहजेब कि कितनी भी कोशिशें कर लो, जो नजर आ रहा है वो तो सच है। वैसे ही भारत को ना जब PSL इतनी कामयाबी से हो, इतना मजेदार हो, तो फिर उनको थोड़ी सी आग लग जाती है। और इस बार भी उनको यही आग लगी है कि PSL इतनी कामयाबी से कैसे हो गया, ये सब कुछ कैसे हो गया, किस तरीके से सारे हमने दिलचस्प मैचेस देखे। बिल्कुल ये ऐसे ही हो गया, ऐसे होता रहेगा, आप लोग कुछ नहीं कर सकते इसमें। सियासी टेम्परेचर भी बढ़ रहा है शाहजेब। बिल्कुल, सियासी टेम्परेचर मुल्क में बढ़ता जा रहा है। मुशावरतें हैं, मुलाकातें हैं, साथ में राबते हैं, वो तेज हो गए हैं। सबसे पहले जिक्र कर लेते हैं सिराजुल हक की लाहौर में चौधरी बरादरान से मुलाकात हुई है और उसमें मुख्तलिफ मौज़ूआत पर उनकी डिस्कशन हुई। सियासी सूरत हाल पर, साथ में तहरीक अदम एतमाद की जो बात है उस पर भी बातचीत हुई। साथ में मौलाना फजल रहमान की जो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ से टेलीफोनिक उनका राब्ता हुआ है। जैसे कि हम आपको बता रहे हैं, राब्ते भी तेज हो रहे हैं, टेलीफोनिक राब्ते भी तेज हो रहे हैं, मुलाकातें भी तेज हो रही हैं। साथ में MQM के खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा है कि ऑप्शंस मौजूद हैं कि किस तरफ खड़े होंगे। बिल्कुल, उन्होंने कहा है कि अभी हम नहीं बताएंगे, लेकिन जब वक्त आएगा सबको पता चल जाएगा कि हम कहां पर खड़े, किस साथ खड़े, किस तरफ खड़े होंगे, या आगे वाले वक्त में पता चल जाएगा। अभी कुछ नहीं कह सकते। दूसरी जानिब सिंध में पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च रवा दवा है। अपडेट्स आप सोशल मीडिया पे भी देख रहे हैं, खबरों पे भी देख रहे हैं, जबकि वफाकी वज़रा का सिंध हुकूक जो है मार्च भी जारी है। तो अब ये मार्च में जो मार्च चल रही है उसका जिक्र करना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले आपको बताएं कि पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च मुख्तलिफ शहरों से गुजर रहा है। मुख्तलिफ जगहों पर हम देख रहे हैं उनके जो सियासी रहनुमा है वो खिताब भी कर रहे हैं। साथ में अब जो PTI हुकूमत का सिंध हुकूक मार्च है वो भी जारी है।
बिलावल भुट्टो जरदारी ने यह कहा है कि वक्त आ गया है कि सिलेक्टेड को घर भेजा जाए, साथ में साफ और शफाफ इलेक्शन करवाकर अवाम को मुश्किल से निकाला जाए। बिल्कुल, शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि जो है तुम इंतकाम की सियासत करते रहो, सिंध की तकदीर बदलने का वक्त है, सिंध के हर शहर में तब्दीली देख रहा हूं। और साथ साथ बहुत सारी बातें हमारे साथ आज हमारे साथ पीटीआई रहनुमा भी मौजूद है इस वक्त। बिल्कुल, सीनियर पीटीआई रहनुमा है, उनसे भी हम बात करेंगे इसी मामले पर। इस वक्त आपको बताएं कि हमें ज्वाइन कर चुकी हैं रहनुमा तहरीक इंसाफ कंवल शोजब साहिबा। कंवल साहब, आपको खुशामदीद कहेंगे सुबह सवेरे पाकिस्तान में। तो मैम ये बताइएगा, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि जो मार्च में आगाज हो चुका है, बल्कि इससे पहले आगाज हो चुका है लॉन्ग मार्च का, साथ में हम ये भी देख रहे हैं कि जो मुलाकातें हैं चौधरी बरादान से वो भी अपोजिशन जमातों की जारी हैं, वो भी हो रही हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि कुछ इन मुलाकातों की वजह से, इन राबतों की वजह से पंजाब की हुकूमत कुछ खतरे में पड़ सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो सबको सुबह बखैर। आपको भी। ये देखें जी, सारा ड्रामेबाजी चल रही है, ये सर्कस आज का नहीं, बड़ी अरसे का लगा हुआ है। और मेरे ख्याल में ये सवाल तो इन लोगों से बनता है जो हुकूमत को तो एक साइड पे रखें, जमहूरियत के बहुत दाई हैं, हर वक्त जमहूरियत मुस्तहकम कर रहे होते हैं या जमहूरियत के खतरे निकाल रहे होते हैं। तो अब आप लोगों ने अंदाजा कर लिया है कि सारा मसला जमहूरियत का नहीं है, सारा मसला मुक्का का है, सारा मसला, मैं इनको कहती हूँ थूक चाट पार्टी। कल मरियम की एक ऑडियो लीक आई है जिसमें जरदारी साहब कह रहे हैं गली गली में चोर है, नवाज शरीफ गली गली में शोर है, नवाज शरीफ चोर है, और वो आगे से जवाब में कह रही है कि किस कदर जलील आदमी है। और अभी कुछ दिन पहले आपने देखा किस तरह ये बगलगीर हुए थे, किस तरह वो अबू बने हुए थे, किस तरह ये खाने खा रहे थे, दावतें उड़ा रहे थे। तो पूछने की जरूरत ये है कि किस बात का पैनिक अटैक है, मसला क्या है, क्यों इस वक्त इनको इतनी टेंशन हो रही है कि अभी के अभी बस सिर्फ इमरान खान को हम हटा दें। तो ये अपनी सी कर लें। इन लॉन्ग मार्च से सिर्फ आपके जो सहाफती बरादरी है सिंध की, उनको खतरा है, बाकी किसी को खतरा नहीं। पिछले लॉन्ग मार्च में अजीज मेमन साहब उसके नतीजे में कत्ल हुए थे, उसके बाद भी 2 से 3 हजरात का कत्ल हुआ है, और अब आगे भी अल्लाह करे कि कवरेज देने वाले जो हैं उनकी भी कोई प्रोटेक्शन हो। बाकी हुकूमत को इनकी ना लॉन्ग मार्च से खतरा है ना शॉर्ट मार्च से, इनको आपस में एक दूसरे से जो ये अदम एतमाद का शिकार है उसकी वजह से इन्हें एक दूसरे से खतरा है। हमें इनसे कोई खतरा नहीं है, ये अगले 1.5 साल भी इसी तरह ही सर्कस लगाएगी। तो कंवल साहब, आप ये कह रही हैं कि इस तरह तहरीक अदम एतमाद से आपको कोई भी खतरा नहीं है हुकूमत को, तो वो किस तरह डील कर रही है? इस तरह डील कर रही है कि हमें कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इन लोगों का अपने आपस में ही खतरा है, आप ये कहना चाह रही हैं? मैं आज आपको बड़ा क्लियर बता दूं, पिछले तकरीबन 10 से 12 दिन हो गए हैं मैं रोजाना टॉक शोज में बैठती हूँ। तो इनको मैंने बड़ा ओपनली, बड़े जेनरसली ऑफर की है कि आप हमें डेट बता दें और ईयर भी साथ बता दीजिएगा, तो मैं खाना मेरी तरफ से होगा। लेकिन आज मैं आपको ये बता रही हूँ कि जिस दिन अगर ये अदम एतमाद लेकर आए तो इनको बहुत बड़ा सरप्राइज मिलेगा, इनको बहुत बड़ा शॉक मिलेगा, क्योंकि पहले इस मुल्क की एक हिस्ट्री है कि यहाँ एक दफा अदम एतमाद आई थी बेनजीर भुट्टो साहिबा के खिलाफ, और उसमें अपोजिशन को लेने के देने पड़ गए थे, मोहतरमा के वोट बढ़ गए थे बजाय कम होने। और इस दफा भी मैं आपको ये क्या कहते हैं चैलेंज कर रही हूँ कि अगर ये अदम एतमाद कहीं गलती से इधर उधर से कोई हवा भरवा के कोई हिम्मत करके ले भी आए ना, तो इनको ऐसा शॉक लगेगा कि ये याद करेंगे कि ये अपने नंबर्स फिर बाद में पूरे ही करते रहेंगे। एक तो दावत किस चीज की देंगी फिर आप? मैंने तो मेन्यू भी पूछा था, मैंने कहा था मुझे बता दें कि आप सजियां खाएंगे या खबियां खाएंगे, जो भी खाएंगे हम आपको फुल खिलाएंगे। तो एक चीज आपके तवसत से बता दूं कि जब बात सारी एलाइज पे आ जाए ना, तो आप ये समझे कि इन तिलों में तेल नहीं है। 162 की ऑपोजिशन है, और 10 ये इनके बड़े बड़े जितने लोग हैं वो आके ये कहते हैं, दावे मुख्तलिफ दावे हैं, एहसन इकबाल फरमा रहे होते हैं, शाहिद खान, हमारे पास जी 20 से 25 लोगों का एक ग्रुप है। आप देखिएगा जी फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहा है, नहीं जी अब सेंट्रल ब्लॉक बन रहा है, नहीं लेफ्ट और राइट होने वाला है, आर या पार होने वाला है। तो अगर इतनी बड़ी आपके पास तादाद मौजूद है, फिर आप एक एक बंदे के लिए
जाके मिन्नत तरला क्यों कर रहे हैं कंवल और साहिबा, आप किस बात का कर रहे हैं? कंवल साहब यहाँ पर ये भी बताइएगा, जिस तरीके से हम ये भी देख रहे हैं कि गुज़िश्ता रोज ऐलान किया गया है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान की जानिब से पेट्रोल सस्ता करने का भी ऐलान किया गया, साथ में बिजली भी सस्ते करने का ऐलान किया, जो वाकई आवाम के लिए खुशखबरी है। लेकिन दूसरी जानिब हम ये देख रहे हैं कि अपोजिशन रहनुमा ये जो है वो इसमें तनकीद भी, इसको भी तनकीद का निशाना बना रहे हैं और साथ में ये रद्द-ए-अमल दे रहे हैं कि ये जो हमने लॉन्ग मार्च शुरू की है इसकी वजह से अब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पर प्रेशर बढ़ा है तो उन्होंने प्राइसेस कम की हैं। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए जी, हर दफा आपकी ब्रेकिंग न्यूज होती है कि अवाम पे पेट्रोल महंगा और बिजली महंगी करने का ऐसा ही हुकूमत की तरफ से बम फाड़ दिया गया। अब मेरी तरफ से एक हेडलाइन या ब्रेकिंग न्यूज चला दें कि पेट्रोल सस्ता और बिजली सस्ती करने का बम अपोजिशन पे फाड़ दिया गया है। ये न पाए मानद न जाए रफ्ता में आटा गुंदी हिंदी क्यों है वाला बात है। पहले शोर मचा रहे थे कि जी हुकूमत जो है वो रिलीफ नहीं दे रही, इनको कुछ पता नहीं है। रात से मैं टॉक शो में बैठी थी तो मुझे हमें कह रहे नहीं आप ये बताएं कि आपने जो पैसे कम किए या कीमतें कम की तो कैसे कर दी है, ये कैसे हो गया? तो प्रॉब्लम मैं आपको बता रही हूँ, अवाम की तकलीफ का तो इशू ही नहीं, तकलीफें इनकी अपनी है, इनकी जो अंदर की। कंवल साहब जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि है, प्राइसेस कुछ अरसे से मुसलसल बढ़ती जा रही थी, हर माह हम देख रहे थे कि प्राइसेस में इजाफा हो रहा था, तो जिस तरीके से ऑपोजिशन ये इल्जाम लगा रही है कि हमने लॉन्ग मार्च शुरू की है तो प्राइसेस कम हुई हैं, आपको लगता है कि क्या ये प्रेशर है जिसकी वजह से ये प्राइसेस कम की गई हैं या अवाम को वाकई रिलीफ दिया गया, वज़ीर-ए-आज़म ने सोच लिया कि रिलीफ देने का वक्त आ गया? देखिए, वज़ीर-ए-आज़म ने बहुत अरसा पहले एक लफ्ज बोला था, माइंड ओवर मैटर। तो ये बिलावल तो बेचारा, मैंने पहले ही कहा था कि वो रोंदू बच्चों की तरह रोना शुरू हो जाता है कि आप खुद ही इस्तीफा दे दें वरना मैं नहीं मानूंगा। वो बच्चे छोटे होते खेलते थे ना, तो जिसे पकड़ा नहीं जाता था ना तेज वाला बच्चा, तो उसको कहता था तुम आउट हो जाओ नहीं तो मैं रोने बैठ जाऊंगा। तो वो कल से यही फरमा रहे थे कि अपनी तकरीर में भी आप इस्तीफा दे दें। भाई आपने क्या समझा हुआ है? आपकी पूरी सिंध हुकूमत जो है वो अकाउंटेबल है, 18वीं तरमीम के चैंपियन है। मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगी मीडिया से कि आप जरा एक लोगों को भी आगाही दें कि 18वीं तरमीम के बाद चीजें डिवॉल्व हैं। हर सूबे का जो सीएम है उसके पास बहुत ज्यादा इख्तियारात है और वो अपनी परफॉर्मेंस बताने के बाउंड है। ठीक है, ये तो खुद हुकूमत है, ये पीपल्स पार्टी तो खुद हुकूमत है। और आखिरी बात सिर्फ मेरी सुन लीजिए, जी जी जी, इनका लॉन्ग मार्च हो या शॉर्ट मार्च हो, इनका आर हो या पार हो, ये आगे इमरान खान खड़े हुए, ना वो इनको टेंशन लेते हैं ना ये मैटर उनके लिए करते। लेकिन अभी आपने सुना होगा कंवल साहब, एमक्यूएम ने भी कहा कि हमारा अभी जो फैसला है वो महफूज है। उस हवाले से आपके जहन में कुछ है कि उनका फैसला महफूज किस तरफ है, कि उन्होंने कहा वक्त आएगा तो पता चलेगा हम कहाँ खड़े हुए हैं? भाई वो तो अपनी बात खुद ही बताएंगे, फैसले उनके महफूज ही रहेंगे, इसलिए कि हुकूमतें छोड़ के कोई नहीं जाया करता। और आप सिर्फ ये बता देंगे इनमें से कौन सा बंदा है जो वजीर-ए-आज़म की कुर्सी के लिए, ये तो आपस में पुग रहे हैं ना कि जो जीता। और उसमें मुझे बता दें, क्या जरदारी साहब सारी उम्र भैंसे चराते रहे हैं? जरदारी साहब इनको आगे करेंगे? आप मतलब सोचे तो सही, पिछली 35-40 सालों की आप इनकी बयानात निकाल के सुन लें कि इमरान को वोट डालोगे तो जरदारी को जाएगा, जरदारी को डालोगे तो उनको, वो कह रहे हैं जी मियाँ को अगर इस दफा माफ कर दिया तो अल्लाह भी हमें माफ नहीं करेगा। वो कह रहे हैं मियाँ साहब चोर हैं, वो उनकी बेटी कह रही नहीं है जलील है। ये इनका एतमाद है एक दूसरे के ऊपर। आपका ख्याल है कि जरदारी साहब इतनी मेहनत करेंगे, अपनी सिंध की हुकूमत भी गंवाएंगे और उसके बाद उसके नतीजे में वो शहबाज शरीफ साहब को आगे वजीर-ए-आज़म बनाएंगे? या शहबाज शरीफ साहब जो इतनी दौड़े लगा रहे हैं, बेचारों को सुबह शाम उनकी बराबर हुई है, कमर की दर्द बिल्कुल ठीक हो गई है, एम्बुलेंस छूट गई है, तो वो इतनी दौड़े लगाने के बाद क्या वो जरदारी साहब को या वो मौलाना जो इस वक्त बाहर है क्या उनको आगे करेंगे? ये वो सवालात हैं जो सोचने चाहिए। खुद भी कंफ्यूज है, ये अवाम को सिर्फ डाइग्रेस करते हैं। और ये स्टार्ट कहाँ से किया है? जब आपने चाइना का एक बेहतरीन दौरा किया वज़ीर-ए-आज़म ने, तो उससे उनके आने से पहले इन्होंने ये शोर डाल दिया। जब आपने रूस का दौरा किया, मुझे आधा सेकंड दीजिए, रूस का दौरा किया है जिसकी इम्प्लीकेशन है, तो यहाँ आके इन्होंने शोर डाल दिया। और इधर एक चीज जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो मैं बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी से कह रही हूँ, इनसे ज्यादा इस वक्त इंटरनेशनल जो एस्टेब्लिशमेंट है, जो हमेशा पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी कंट्रोल करने की आती रही है, उनको पैनिक अटैक हुए हैं और वो इन जैसे लोगों को कंट्रोल करके और जो डिस्टेबलाइजेशन है या हुकूमत के खिलाफ जो एक्टिविटी है उसको बढ़वाती है। आप सिर्फ इनकी एक्टिविटी चेक करें कि आजकल कौन कौन सी जगहों पे ये पाए जाते हैं और कौन कौन से। अच्छा कंवल साहिबा, इस तरह की खबरें भी सामने आ रही हैं कि आप लोगों के मेंबर से राब्ते किए जा रहे हैं ऑपोजिशन की जानिब से, और कुछ राब्ते हुए भी हैं। एक तो इस हवाले से बताइएगा क्या खबरें सामने आ रही हैं और आप इसकी तस्दीक तरदीद कर सकती हैं। साथ में बताइएगा तरीके अदम एतमाद पर जो बातचीत चल रही है उस पर हुकूमत पर कैसे डील करेगी? देखिए, मैं इसकी तस्दीक कर रही हूँ
बहुत सारे हमारे मेंबरान हैं जिनके पीछे जैसे होता है ना लीचड़ हो जाना, उस तरह से ये पीछे लीचड़ हो रहे हैं कि आप हमारे साथ राब्ता रखिए, पैसे ऑफर कर रहे हैं, टिकटें ऑफर कर रहे हैं, साथ उनको ये सुहाने ख्वाब दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी हुकूमत आएगी तो हम आपको पता नहीं क्या बना देंगे। तो वो जमीरों की मंडी लगाना कोई अछुम्बे की बात नहीं है, पुरानी इनकी आदत है। वो खुद आके मेंबरान बता देते हैं। बहुत सारे मेंबरान हैं, खवातीन को ये समझते हैं रिजर्व सीट्स पे आई हैं, इनको पैसे ऑफर करेंगे तो शायद ये लेके आराम से बैठ जाएंगी, तो वो भी आके पार्टी में बता देती हैं। और ये अभी नहीं हो रहा, ये हर दफा होता है। ये बिल आ रहे होता है, ये बजट आ रहा होता है। कौन सी, जरा नाम कुछ ले सकती हैं? नहीं, नाम वो उनकी अपनी मर्जी होगी अगर वो आके बता दें, लेकिन तकरीबन थैंक यू, आपकी दावत का भी इंतजार करेंगे। मेरे पास तो अल्लाह का शुक्र है, मैं तो हसरत ही करूंगी कि कभी किसी का फोन आ जाए। मुझे फोन नहीं आता, ये मैं आपको कंफर्म बता रही हूँ। ठीक है थैंक यू सो मच। केपी के हमारे बहुत सारे मेंबरान हैं जिनको कॉलें गई हैं और वो बता भी रहे हैं कि मतलब हमने इनको, क्योंकि देखिए एक सिर्फ मुझे अगर आधा मिनट है, असेंबलियों में स्टैंडिंग कमेटीज में बहुत सारे लोग इकट्ठे बैठते हैं, सारी पार्टी, तो जाहिर है उनकी आपस में भी सलाम दुआ। कुछ ऐसी फैमिलीज हैं जो पुराने लोग हैं जिनकी आपस में हैं तो अलग अलग पार्टीज में, लेकिन शादियां भी हुई हुई हैं बहुत सारी अक्रॉस पार्टी, जी रिश्तेदारी हैं। तो ये वो सारे कनेक्शंस को इस वक्त जो है वो यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, सारे कनेक्शन इस्तेमाल किए जा रहे हैं। साथ में जैसे कि आप बता रही हैं कि कॉल्स भी किए जा रही हैं। बहुत शुक्रिया रहनुमा तहरीक इंसाफ कवल शोजब साहिब हमारे साथ मौजूद थी, और इस वक्त जो मुल्की सियासी हालात चल रहे हैं उस पर हमारी गुफ्तगू हो रही थी। बिल्कुल, और साथ में हम जिस तरीके से देख रहे हैं लॉन्ग मार्च का भी जिक्र हो रहा है। मुल्क में लॉन्ग मार्च एक तरफ चल रही है, दूसरी तरफ हम एक और मार्च भी देख रहे हैं कि हुकूमत की जानिब से की जा रही है। लेकिन इसी सारे पे अपडेट लेना बहुत जरूरी है कि पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च इस वक्त कहां तक पहुंचा है। इस पर बात करने के लिए जो हमारे नुमाइंदे हैं वकास बाकिर 92 के, वो हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे हम बात करते हैं। वकास, सबसे पहले तो हमें ये बताइएगा कि ये जो पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च है उस वक्त कहां पर मौजूद है और कहां तक पहुंच चुका है, साथ में कितने लोग अभी इसमें शरीक हैं? जी बिल्कुल, एक तो ये पाकिस्तान की सियासी तारीख में शायद पहली मर्तबा ऐसा हो रहा है कि जो जमातें हुकूमत में हैं वही सड़कों पर हैं और वही अवाम के हुकूक के नारे के साथ सड़कों पर आई हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ विफाक में हुक्मरान जमात में है और इस वक्त वो सिंध में सिंध हुकूक मार्च कर रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 14 साल से सिंध में इक़्तिदार में है और वो सिंध से लेकर पंजाब तक वो आवाम के हुकूक के लिए लॉन्ग मार्च पर निकली हुई है। बिलावल भुट्टो जरदारी की ज़ेर क़यादत लॉन्ग मार्च कराची से सफ़र करता हुआ सिंध के इस वक्त करीबन 21 अजला से इसके कारकुनान को शामिल करता हुआ मोरों के मकाम पर मौजूद है। और आज मोरों से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च का तीसरे रोज़ का आगाज़ होगा और ये लॉन्ग मार्च फिर सक्खर से होते खैरपुर से होता हुआ सक्खर पहुंचेगा और रात गए सक्खर में क़याम करेगा। इसी तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च के शुरा जिसमें शुरा कम रहनुमा ज़्यादा हैं उसके तो उन लोगों का वो इस वक्त लाड़काना में मौजूद है और आज लाड़काना से खैरपुर बरास्ता नवाबशाह की जानिब आगे बढ़ेंगे और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च उसके बाद शाह महमूद कुरैशी के जो की क़यादत में उमरकोट, थरपारकर और मीर पुखास की जानिब बढ़ेगा। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोनों एक दूसरे के खिलाफ लॉन्ग मार्च कर रही हैं और दोनों जमातों के जो कायदीन है वो एक दूसरे से हिसाब मांग रहे हैं। इस सारी सूरत हाल में आम आदमी का मसला हल नहीं हो रहा। जो काम सूबाई हुकूमत में करने हैं वो मुकम्मल नहीं हो रहा है। जिस काम की जिम्मेदारी विफाक की है वो भी पूरी नहीं हो रही। राइट, वकास साहब हमें ये जरूर बताइएगा कि ऑब्वियसली आपने अभी जिक्र किया पीटीआई रहनुमाओं की भी जो है वो मार्च शुरू हो गई है, तो अगर ये देखा जाए तो क्या सिंध की जो है हुकूमत पर किसी तरह का कोई दबाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है या होता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, सियासी जमातें यकीनी तौर पर कोई सियासी तहरीक हो छोटी या बड़ी उससे यकीनी तौर पर दबाव में तो आती है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च क्या वज़ीर-ए-आज़म को किसी अहम फैसले पर मजबूर कर देगा तो यकीनी तौर पर ऐसा नहीं है। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस लॉन्ग मार्च के जरिए एक जानिब वफाकी हुकूमत पर दबाव बढ़ा रही है उन पर, लेकिन दूसरी जानिब वो सिंध से लेकर पंजाब तक अपनी एक तरह से इंतखाबी मुहिम भी चला रही है कि किसी भी वक्त बल्दियाती इंतखाबात हों या कौमी सतह के इंतखाबात हों तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की ज़ेर क़यादत जो अभी लॉन्ग मार्च हो रहा है वो एक तरह से इंतखाबी मुहिम भी है। और जिन हल्कों में बिलावल भुट्टो जरदारी जा रहे हैं बिलखुसूस जब पंजाब में पहुँचेंगे तो उनकी इंतखाबी मुहिम का भी एक तरह से हिस्सा है। तो यकीनी तौर पर कोई भी सियासी जमात जब कोई एक्टिविटी करती है तो उसके अहदाफ होते हैं, एक वस्त मुद्दती अहदाफ होते हैं, एक कलील मुद्दती अहदाफ होते हैं। तो यकीनी तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने इस हदफ में कामयाब होगी
कि वो एक इंतखाबी मुहिम के तौर पर उन हलकों में, उन इलाकों में जहाँ बिलावल भुट्टो जरदारी का जाना जरूरी है या उससे फर्क पड़ सकता है न इंतखाबी नताइज पर, उसको अवेल कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ इससे हटके वो सिर्फ एक प्रेशर टैक्टिस कर रही है सिंध हुकूमत पर, उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ना। बहुत शुक्रिया। 92 के नुमाइंदे हमारे वकास बाकी हमारे साथ मौजूद थे, अपडेट कर रहे थे लॉन्ग मार्च पर कहाँ तक पहुंची है, क्या सूरत हाल बनती जा रही है। दूसरी तरफ जो हम हुकूमत की जानिब से भी एक मार्च देख रहे हैं सिंध हुकूक के लिए, वो भी इस वक्त जारी है, लेकिन जारी प्रोग्राम भी है और प्रोग्राम को रोकना ही बहुत जरूरी है। बिल्कुल जारी भी है और लेकिन हम प्रोग्राम को नहीं रोक रहे, हम छोटे से वक्फा लेंगे, रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि इस वक्फे के बाद आपको वो जबरदस्त अपडेट्स मिलने वाली हैं कि आप कहेंगे भाई वाह, सुबह सवेरे पाकिस्तान हो गया। भाई आइए हमारे साथ। सुबह सवेरे पाकिस्तान। सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक। सुबह सवेरे पाकिस्तान में एक बार फिर आपको खुशामदीद। माया खान और शाहजेब अहमद के साथ आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं और हम आगे बढ़ते जा रहे हैं और अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे, जिस तरीके से हमने इंट्रो में भी जिक्र किया था, यूक्रेन और रूस का, और हम कोशिश करते हैं हर प्रोग्राम में इसकी अपडेट भी आपको देते रहें, साथ में जो सूरत हाल बनती जा रही है आलमी सतह पर वो भी आपको बताएं कि जिस तरीके से हम देखते हैं आलमी सतह पर जो प्राइसेस हैं, जो कीमतें हैं, उनमें एक बड़ा इजाफा हो रहा है। इजाफे का जो असर है, उसके जो असरात हैं वो भी मुरतब होते हैं इस खित्ते पर भी, हमारे मुल्क पर भी। तो उस पर बात करना बहुत जरूरी है ताकि हम ये समझ सकें कि हमारे मुल्क में एक तरफ तो महंगाई देख रहे हैं, लेकिन उस महंगाई की जो बुनियादी वजूहात है उसमें से एक वजह यह भी है कि जो इस वक्त मुल्की हालात, जिस वक्त दुनिया भर में आलमी सतह पर हालात बन रहे हैं, खासतौर पर यूक्रेन और रूस के, उसके काफी असरात मुरतब होते हैं। तो आपको जैसे कि हम ये बता रहे हैं कि आलमी सतह पर तेल और अजनास की कीमतों में भी इजाफा जारी है। ब्रेंट खाम तेल की अगर बात की जाए तो कीमत $102 से ऊपर अब चली गई है। साथ में गंदम की कीमत में 6% और मकई की कीमत में 4% इजाफा हुआ है। इसी वजह से हम साथ में ये भी देख रहे हैं इस कशीदगी की वजह से, जंग की वजह से रूसी करेंसी रुबल भी क्रैश कर गई है। बिल्कुल ऐसे डॉलर के मुकाबले में रूसी करेंसी की कदर में 30% कमी रिकॉर्ड की गई है। सोने की कीमत में $27 इजाफे से $1,914 फी औंस हो गई है। यूरोपीय यूनियन का कहना है कि यूक्रेन जंग जारी रही तो 70 लाख से जायद अफराद के लिए अफराद बेघर होने का इम्कान है। और जनाब अगर आगे देखा जाए तो बराज़म यूरोप में सालों बाद इंसानी बहरान जन्म ले सकता है। ऑब्वियसली खदशा है कि आलमी सतह पर तेल और जो है अनाज की कीमतों में इजाफा हर मुल्क पर असरअंदाज होगा, जैसे कि ऑब्वियसली शाहजेब कह रहे हैं। बात पाकिस्तान पहले ही आलमी मार्केटों में चीजें महंगी होने के बायस महंगाई के तूफान का सामना कर रहा है, और अब देखना यह है कि रूस और यूक्रेन की जंग पाकिस्तान पर क्या असरात जो है वो मुरतब करेगी। खैर ये तो ऑब्वियसली तमाम चीजें हैं, जब इस तरह के हालात पैदा होने वाले थे तो हमने कहा था खुदा न खास्ता अगर इस तरह के हालात मुकद्दर होते तो असरात क्या होंगे मुल्क में या पूरी दुनिया पे, तो वो अब नजर आ रहा है शाहजेब के आलमी मंडी में। अब जो है इतना कुछ अगर हो रहा है और कहते हैं तूफान मच रहा है और इस तरह कीमतों में इजाफा हो रहा है, लेकिन हमारे यहाँ ये इत्मीनान दिलाया जा रहा है कि कुछ नहीं हो रहा है। भाई हम सबसे पहले तो ये देख रहे हैं जिस तरह से आलमी सतह पर कीमतें बढ़ रही हैं, उसके बावजूद हमारे वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान, उन्होंने कीमतों में कमी का ऐलान किया है, यानी कि पेट्रोल 10 रुपए सस्ता कर दिया गया है। साथ में अगर हम बात करें बिजली की कीमत की तो उसमें भी कमी की गई है, तो ये रिलीफ दिया जा रहा है। साथ में हम IT सेक्टर की भी कल बात कर रहे थे कि उसमें भी टैक्स छूट दे दी गई है। साथ में आपको जो हम बता रहे हैं कि बड़ा रिलीफ दिया जा रहा है वजीर आजम की जानिब से। तो पेट्रोल और डीजल की तो बात हो गई, साथ में पेट्रोल और बिजली की कीमतें आइंदा बजट तक बरकरार रहेंगी, उसमें इजाफा नहीं किया जाएगा। इसके साथ साथ जो रिलीफ दिया जा रहा है वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की जानिब से, उसको समझने के लिए आज हम बात करेंगे। शाहजेब कभी कभी कुछ खबरें ऐसी लगती हैं कि यकीन नहीं होता, और ऑब्वियसली इसका क्यों नहीं होता, बहुत सारी बातें, बहुत सारे सवाल दिमाग में कर ले। 10 रुपए सस्ता हो गया पेट्रोल। नहीं, मुझे यकीन मेरा ख्याल है क्यों डॉक्टर साहब से पूछ लिया जाए, है ना। इसमें माहिर मुआशिया डॉक्टर शुजात नवारी साहब हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब आज बहुत सारी बातें, आपको सबसे पहले तो खुशामदीद कहेंगे सुबह सवेरे पाकिस्तान में, लेकिन बहुत कुछ आज आपसे समझना है। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि आलमी सतह पर एक तरफ रूस और यूक्रेन का मामला चल रहा है, उसकी वजह से जो कीमतें बढ़ रही हैं, चाहे वो अजनास की कीमतें हों या वो ब्रेंट क्रूड ऑयल हो, हम जिस तरीके से देख रहे हैं कि कीमतों में इजाफा हो रहा है, उसके असरात मुरतब होते हैं पाकिस्तान पर, इस खित्ते पर, और यहाँ पर भी महंगाई बढ़ती है, इन चीजों में इजाफा होता है। लेकिन दूसरी जानिब हम ये देख रहे हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने कीमतें कम कर दी हैं। ये कैसे पॉसिबल है? क्या ये बर्डन, ये बोझ हुकूमत खुद उठा रही है?
थैंक यू सो मच। चले एक अच्छी खबर से बड़े अरसे के बाद प्रोग्राम का आगाज कर रहे हैं कि एक आम आदमी की हैसियत से तो चले एक उसको प्राइम मिनिस्टर साहब ने रिलीफ दिया, चले जी 10 रुपए पेट्रोलियम की प्राइसेस कम कर दी, यूटिलिटी की प्राइसेस कम कर दी। लेकिन अगर मुआशी तौर पे इसका जायजा लिया जाए, जैसे आप ये भी फरमा रहे थे कि ये जो सबसे इंतहाई गैर मुनासिब सूरत हाल हो सकती थी प्राइसेस कम करने की, तो शायद ये थी। क्यों? इसके मैं एक आर्ग्यूमेंट में पेश करूंगा। सबसे पहले तो इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस जो कि एकदम 94 से उठ के $102 पर बैरल पे चली गई, एक बात। दूसरा, अभी आपने IMF के साथ मुआहदा किया जिसके अंदर आप ये कह रहे हैं, आपने एग्री किया इन राइटिंग कि आप पेट्रोलियम लेवी को 4 रुपए के हिसाब से बढ़ाएंगे और उसको टोटल 30 रुपीज की पेट्रोलियम लेवी यानी कि पेट्रोलियम के ऊपर एक टैक्स की जो अमाउंट है वो आप शिफ्ट कर देंगे कंज्यूमर की तरफ। तो आपने ये भी एग्री किया। उसके साथ साथ IMF के साथ आपने ये भी एग्री किया कि हम यूटिलिटी की प्राइसेस को बढ़ा देंगे और उसके ऊपर जो सब्सिडी है वो भी गवर्नमेंट ने खत्म भी कर दी है। तो ये जो सारे सिनेरियोज हैं, इन सिनेरियोज को पेश नजर रखते हुए हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद पेट्रोलियम की प्राइसेस में 10 से 12 रुपए और मजीद इजाफा होगा, जो कि इकोनॉमिक सूरत नजर आता है। ऐसी सूरत में एकदम से प्राइम मिनिस्टर साहब का 10 रुपए कम कर देना और यूटिलिटी का उनकी प्राइसेस को रिड्यूस कर देना, ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड, ये मैं कोई वैसे सियासी तजिया नगार तो नहीं हूं, लेकिन इट सीम्स टू बी कि एक्सटर्नल प्रेशर की वजह से और ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड डिसीजन लगता है। वजह ये है कि आज से एक हफ्ता पहले तक हमारी पेट्रोलियम की प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट के साथ लिंक थी। आज से एक हफ्ता पहले तक हमारी जो यूटिलिटी की पेट्रोलियम की प्राइसेस IMF के साथ लिंक थी। लेकिन एकदम एक हफ्ते में क्या हुआ कि आप इंटरनेशनल प्रेशर से भी आज़ाद हो गए, IMF से भी आज़ाद हो गए और आप ये कह रहे हैं कि आपके पास मुआशी वुसअत इतनी आ गई है कि आप पेट्रोलियम की प्राइसेस कम कर रहे हैं, बल्कि आप कह रहे हैं बजट। जी डॉक्टर साहब, यही सवाल, आपकी बात से यही सवाल जो आ रहा है जहन में आता है कि पूरी दुनिया में कीमतें बढ़ रही हैं, तो पाकिस्तान पे उसका दबाव जो होता है, जिसने प्रोग्राम गुज़श्ता आपके साथ किए उसमें यही था कि बहुत बड़ा बहरान आएगा, बहुत बड़ा प्रेशर आएगा और बहुत बड़ी जो है महंगाई का तूफान गिरेगा। अचानक ये हो जाना, ये मुमकिन कैसे हुआ? इसके पीछे इंसान को ना यकीन नहीं आता। डॉक्टर साहब, तो जरा जरूर समझाइएगा कि इसमें क्या एजेंडा हो सकता है। देखिए, एक तो ये कि ये बड़ी क्लियर है कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। जाहिर है कि प्रेशर बहुत आ गया था प्राइम मिनिस्टर साहब के ऊपर, हालांकि वो ये मान नहीं रहे थे। वो पाकिस्तान की इन्फ्लेशन को अमेरिका के इन्फ्लेशन के साथ कंपेयर कर रहे थे, जो कि किसी भी सूरत में मेरे ख्याल में कंपैरिजन बनते ही नहीं है। और वो ये भी कह रहे थे कि अब पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो 5.6% या 5.3% की, वो वर्ल्ड बैंक ने उसको अप्रिशिएट किया, जो कि बिल्कुल भी नहीं किया। वर्ल्ड बैंक ने तो ये कहा है कि आपकी जो ग्रोथ है असल में वो 3.5% थी, आपने बेस ईयर चेंज करके वो 5.3 या 5.4% की है। लेकिन इन तमाम बातों के बावजूद भी अगर आप ये देखें कि क्या ये वाकई आगे जून तक इस पेट्रोलियम प्राइसेस को, इस रिड्यूस को बरकरार रख पाएंगे, तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो डिक्रीज है ये शॉर्ट लिव्ड होगा। वजह यह है कि आगे आप जून में बजट पेश करने जा रहे हैं, तो अगर आपको ये 10 रुपए प्राइसेस रिड्यूस रखनी होगी तो ऑब्वियसली, और यूटिलिटी की प्राइसेस भी आपको रिड्यूस रखनी है, तो आपके फिस्कल डेफिसिट बढ़ जाएगा। डॉक्टर साहब मैं इसी तरफ डॉक्टर साहब मैं यही आपसे सवाल डिटेल में करना चाह रहा था कि एक तरफ तो हम ये देख रहे हैं जिस तरीके से पेट्रोल 12 रुपए महंगा किया गया, अभी कुछ अर्से पहले की बात है, उसके बाद अभी 10 रुपए कम करके मैं तो ये कहूंगा कि एक तरह से ये बैलेंस हो गया है। क्या आप भी समझते हैं कि एक तरह से बैलेंस कर दिया गया है और ये इसीलिए पहले बढ़ाया गया था, 12 रुपए ये प्लान था? या दूसरी बात ये कि अब जिस तरीके से ये भी ऐलान किया गया है कि वफाकी बजट आने तक पेट्रोल अब महंगा नहीं किया जाएगा, क्या हमारी इतनी होल्डिंग पावर है कि हम इसको रोक सकते हैं? और जिस तरह से आप भी कह रहे हैं कि ये बोझ तो पड़ेगा हुकूमत पर, तो इस हुकूमत का जो बोझ है उसको ऐसे ही बरकरार रखा जा सकता है बजट तक? देखिए जी, अगर मैं ऑन रिकॉर्ड ये कह रहा हूं कि अगर इंटरनेशनल प्राइसेस इसी तरह से रहती हैं 100 बैरल पे, तो ये 1 महीने से ज्यादा गवर्नमेंट होल्ड नहीं कर पाएगी, ऑटोमेटिकली इनको प्राइसेस बढ़ाना पड़ेगी। हाँ, अगर किस्मत अच्छी हो, इंटरनेशनल सिचुएशन बेहतर होती हैं, ऑयल की प्राइसेस कम हो के 94-95 बैरल पे आ जाती हैं, डॉलर पर बैरल पे, तो फिर गवर्नमेंट इसको होल्ड कर पाएगी। तो अब ये डिपेंड करता है कि इंटरनेशनल प्राइसेस किस हद तक जाती हैं। जो दूसरी बात है बजट के हवाले से, तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट का ये जो जब आप प्राइसेस को होल्ड करते हैं, जो आर्टिफिशियली होल्ड कर रहे हैं प्राइसेस को, तो इसका आपके फिस्कल डेफिसिट पे इसका ना सिर्फ असर पड़ेगा, बल्कि आपको IMF की तरफ से भी, बल्कि कल शाम में इनफॉर्मली IMF के जो कंट्री मिशन था,
जिन लोग कुछ लोगों की उनसे बात हुई तो उनको थोड़ा सा बड़ा दे वर टेकन अ बैक के इंटरनेशनली तो प्राइसेस का ट्रेंड बिल्कुल डिफरेंट है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने सडन ये डिसीजन कैसे ले लिया कि प्राइसेस को रिड्यूस करना। एग्जैक्टली डॉक्टर साहब, तो आप ये कह रहे हैं कि एक आम आदमी, आपकी कतकला में मजा, लेकिन अगर आम आदमी वाली जबान में मैं अगर आपसे पूछूं तो एट द एंड कंज्यूमर यानी कि आम आदमी के ऊपर ही इस चीज का बोझ पड़ेगा, जो आज अगर वो खुशी मनाएगा तो कल ना कल उसी को भुगतना पड़ेगा। ये है कहीं ना कहीं हिडन बिटवीन द लाइन्स। बिल्कुल, आज अगर 10 रुपए इन्होंने कम किया है, मेरा ख्याल है कि ये मुनासिब टाइम नहीं था कम करने का मौशी तौर पे। तो अगर इन्होंने आर्टिफिशियली होल्ड करके कम किया है तो शायद कल इनको 20 रुपए या 15 रुपए बढ़ानी पड़े। तो एक तो ये कि आम आदमी को हमें समझ लेना चाहिए कि ये शॉर्ट लिव्ड डिक्रीज है, ये लंबे अरसे तक नहीं चलेगा, जो कि प्रेजेंट माशी सूरत इस तरह से नजर आती है। अल्लाह करे इंटरनेशनल सिनेरियोज बेहतर हो जाए। तो एक तो एकदम से आप अपनी डॉक्टर साहब से के लिए खुश होने दें। मैं नहीं डॉक्टर साहब खुश हो रही, पानी फिर जाता है खुशियों पे। इसमें हम खुश हो जाएं कि हाँ बाकी प्राइसेस कम हो गई हैं, तो जब तक ये चल रही हैं प्राइसेस तो हम इसमें यही कहेंगे कि बहुत अच्छी खबर है और प्राइसेस वाकई कमी है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया और इस पर हमारी रहनुमाई फरमाई और डिटेल में बताया कि जो वजूहात हैं, जो असरात मुरतब हो सकते हैं वो क्या हो सकते हैं, और इस वक्त जो सूरत हाल बनती जा रही है उसमें कीमतें कम करना कितना जो है वो कह ले कि खतरनाक भी साबित हो सकता है। तो खैर बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। ऑलवेज अ प्लेजर डॉक्टर साहब हैविंग यू ऑन द शो, और बहुत ज्यादा आपसे बात करके ना, मैं एक आम इंसान, माशाल्लाह शाहजेब की तो और भी न्यूज का उनका ज्यादा तजुर्बा रहा है, मैं एक आम इंसान की तरह बड़ा समझ पाती हूँ। आप जब आम इंसान है माया हैं, हाँ, लेकिन आपको पता है आप जो खा रहे होते हैं वो उसमें जो होता है वो क्या होता है, और आपको मालूम होता है जो लिखा होता है वो सच होता है। आप आम इंसान है, आपको मालूम है ये बात। देखिए माया, वैसे हम तो ये करते हैं कि जो उसके इंग्रेडिएंट्स लिखे होते हैं, जो भी हमारे किसी भी खाने की चीज में लिखा होता है उस पर यकीन कर लेते हैं। लेकिन आप बताएं क्या हमें यकीन करना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको पता ही नहीं होता। फर्ज करें आपको कोई एलर्जी है, कुछ लोग वेजिटेरियन होते हैं, उनको नहीं कोई भी मीट की चीज जो है वो उनको हजम होती है, या उनको एलर्जीज हो जाती है, या उनकी जान को खतरा होता है, या उनकी सेहत के लिए ठीक नहीं है, या XYZ, लेकिन जो लिखा होता है वो सच नहीं होता, और जो सच होता है वो लिखा नहीं होता। यानी कि ये कहा जा सकता है माया कि एक तरह से मिसगाइड किया जा रहा है। और मिसगाइडेंस के अलावा अगर हम ये भी कहें कि जैसे आलू के चिप्स हैं और उसका एक पैकेट है, तो क्या ये भी हो सकता है कि उन आलू के चिप्स में कोई गोश्त के अज्जा मौजूद हो? मैं क्यों ना आपके इन तमाम सवालात का जो है जवाब एक जबरदस्त जो रिपोर्ट बनाई है हमारी टीम ने वो आपको दिखाकर साबित करूं। प्लीज आइए देखिए। समझ रहे हैं कि जो डबल रोटी आप ले रहे होते हैं दरअसल वो डबल रोटी होती है? जी नहीं, वो शक्कर से भरपूर एक चीज होती है जो आपकी मेरी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। हमारे कितने ही फूड आइटम्स जो हमारी आंखों के सामने होते हैं और हम समझ रहे होते हैं कि हम सब्जी खा रहे हैं या हम सेफ फूड खा रहे हैं, दरअसल ये सच नहीं है। नहीं यकीन आता? चलिए आपको साबित कर देती हूँ। जब भी आप सुपरमार्केट जाते हैं, खूबसूरत पैकेजिंग देखकर दिल ललचाता है। दिल चाहता है ये भी खरीद लो, वो भी खरीद लो। इंग्रेडिएंट्स चेक करते हैं, हाँ भाई अपनी मर्जी का है और इसमें मीट भी शामिल नहीं है। तो क्या वाकई में उन अज्जा में मीट शामिल नहीं है? जी हाँ, ये बात सच है। यकीन नहीं आता तो साबित कर देती हूँ कि उस खुफिया पैकेजिंग के पीछे एक अंदाज है जिसमें आपको गोश्त खिलाया जा रहा है। चिप्स पसंद है? मुझे भी बहुत पसंद है, लेकिन क्या आप और मैं श्योर हैं कि इस चिप्स में वेजिटेरियन ऑयल है या इसमें कोई मीट नहीं है? ऐसा नहीं है। चिप्स के अंदर भी छुपे हुए अज्जा मौजूद हैं जो कि गोश्त से शामिल किए जाते हैं। बताऊं कैसे? जिस नाम से वो जाने जाते हैं वो है डाइसोडियम आइनोसाइनेट। एब्सोल्युटली, अगर आप चाहें भी तो गोश्त से नहीं बच सकते क्योंकि वो E631 के नाम से होते हैं। क्योंकि ये वेजिटेरियन नहीं है। यकीन नहीं हो रहा ना जो बता रही हूँ? मुझे भी नहीं हो रहा था। लेकिन सब्जियों के फ्लेवर से बने सॉसेज, मार्शमेलोज, यहाँ तक कि बहुत से ऐसे जेली बीन्स और बहुत सारी चीजें जिसमें गोश्त के अज्जा शामिल होते हैं। जी हाँ, बहुत से ऑरेंज जूस और बहुत सी ऐसी अशिया जिनमें शामिल होता है ओमेगा 3। क्या आप जानते नहीं हैं क्या ये वो मछली से लिया जाता है?
हमें सब्जियां बहुत पसंद है, यूं कहिए सब्जियां पसंद होनी चाहिए, लेकिन देन अगेन सब्जियों की शक्ल में रोज हमारे जिस्म में गोश्त किस शक्ल में जा रहा होता है। ये सब्जी खोर या गोश्त खोर होना नहीं, बल्कि ये जिंदगी और मौत का मामला है। बहुत से लोग इस बात से नावाकिफ या लाइल्मी की वजह से मौत के घाट उतर जाते हैं। नहीं पता होता लोगों को कि इस तरह के अज्जा का इस्तेमाल उनको बीमारियों या कहिए मौत तक ले जाता है। सिर्फ और सिर्फ अज्जा का बज़ाहिर वाज़ा ना होना कितना खतरनाक हो सकता है। जैसे कि मूंगफली, क्या आप जानते हैं बहुत से लोगों को मूंगफली से एलर्जी होती है। वही वाली बात कि अज्जा का सामने वाज़े ना होना या ना लिखा जाना लोगों के लिए जिंदगी और मौत का मसला बन जाता है। यूं कहिए अगर मूंगफली लिखी जाने लगी या लोग पढ़ सके या ये वाजे हुआ तो कितने लोग मौत के घाट उतरने से बच सकते हैं। शाहजेब, आपने देखा तमाम सवालों के जवाब मिले। मैं सवालों के जवाबात के साथ साथ मैं तो हैरान हूँ कि जिस तरीके से हम उस पे कोडिंग्स पढ़ रहे होते हैं, हमें तो अंदाजा ही नहीं होता कि जो आपके पैकेट्स हैं, चाहे वो चिप्स का पैकेट है, किसी और फूड आइटम का पैकेट है, उसके ऊपर बिल्कुल कोई सॉस है, उसके ऊपर जो इंग्रेडिएंट्स लिखे हैं, फर्ज करें अगर उसके ऊपर लिखा हुआ है E631, तो इसका मतलब है कि ये वेजिटेरियन फूड है। वेजिटेरियन नहीं है, वेजिटेरियन नहीं है, ठीक है, जिसमें ओमेगा है। ओमेगा फिश से बनता है। अगर अक्सर जिस तरह की अगर कोई वेजिटेरियन अगर आप उठाते हैं कि जी आपको अगर नहीं पसंद, लोग मीट नहीं खाते, तो उनके लिए अगर ओमेगा है तो उनको ओमेगा नहीं उनको खाना है, और उनको पता ही नहीं होता बिकॉज ये कोडिंग्स में होता है, इसलिए हम वो ले लेते हैं और हमें अच्छा भी लगता है। लेकिन अगर हम फूड आइटम खरीदना चाह रहे हैं पैकेट वाली, तो हमें इन कोडिंग्स के बारे में पता होना भी चाहिए कि इन कोडिंग्स का बेसिकली मतलब है क्या। तो इसी मामले पर बात करते हैं। हमारे ग़िज़ाई डॉक्टर सहद चावला साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। डॉक्टर साहब, आपको खुशामदीद करेंगे सबसे पहले पाकिस्तान में। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से हमने ये रिपोर्ट देखी है, ये माया खान ने, हमारी टीम ने पूरी तैयार की, और इसमें जो हमें ये पता लग रहा है कि जिस तरीके से इसमें कुछ प्रोडक्ट्स के ऊपर जो इंग्रेडिएंट्स लिखे हैं उसमें कोडिंग इस्तेमाल की जाती है। मैं तो ये कहूंगा इसको एक तरह से मिसगाइड किया जाता है। जो आपके कस्टमर्स हैं उनको जो कंज्यूम कर रहे हैं, कि उनको धोखा दिया जा रहा है कि जो लिखा गया है उसके ऊपर जो कोडिंग है, उनको क्या पता है इस कोडिंग का मतलब क्या है। अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। इतने अच्छे टॉपिक के ऊपर हमारे पास ये सिर्फ ये वाले फ्लेवर्स नहीं है जिनकी कोडिंग हमारे पास इस्तेमाल हो रही है, जो प्लांट बेस्ड में अपेरेंटली एनिमल हिडन प्रोडक्ट्स हैं। हमारे पास और भी बहुत सारे खतरनाक प्रोडक्ट्स हैं जो कोडिंग्स में हमारे पास इस्तेमाल हो रहे हैं, जो फूड एडिशन, बल्कि मैं कहूँगी जो फूड फिक्शन हमारे पास इस्तेमाल हो रही है। जिसकी आप एक एग्जाम्पल अगर ले लें, हमारे पास जो आपके पास E621 है और जो आपके पास E220 है, ये आपकी सेहत के लिए इतने खतरनाक है। मैं आपके पास डी कोड कर देती हूँ इन दोनों को भी, बाकी तो आप कुछ डी कोड कर ही चुके हैं। तो आपके पास E220 होता है, ये आपके पास सल्फर डाइऑक्साइड है, और ये डाला जाता है हमारे पास। ये जो ड्राइड नट्स मजे के नहीं होते जो हम ये कमर्शियल पैकिंग्स में खरीदते हैं, और ये हमारे पास जो फ्रोजन वेजिटेबल्स होते हैं, जो वेजिटेबल्स होते हैं, उनकी कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए डाला जाता है। और ये आपके ब्लड प्रेशर के लिए, ये आपकी लंग्स की सेहत के लिए इस हद तक खराब है, लेकिन हमें पता ही नहीं होता कि हम क्या खरीद रहे हैं। इसी तरह जो हमारे पास E621 है, मशहूर ज़माना, MSG का नाम तो सबको पता है, मोनोसोडियम ग्लूटामेट, आपके पास तकरीबन हर कमर्शियल फूड प्रिपरेशन में, हर प्रोसेस फूड आइटम में ये आपके पास मौजूद है। और ये करता क्या है, ये जो आपके भूख के न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, जिन्होंने आपके दिमाग को मैसेज पहुंचाना होता है कि पेट भर गया, सैचुरेशन हो गई है, ये उनको कंफ्यूज कर देता है। और जब आपके रिसेप्टर्स को पता ही नहीं है कि आपका पेट भरा है नहीं, आप ओवर ईटिंग करते जाते हैं इन्हीं लजीज प्रोडक्ट्स की, और आपके पास ओबेसिटी, मेटाबॉलिक डिजीज, हाइपरटेंशन, कोलेस्ट्रॉल। ओबेसिटी इज द रेड हेरिंग। सारी बीमारियां ही आपके पास जो है वो ओबेसिटी से शुरू होती हैं। जितने भी प्रोसेस्ड मीट आइटम्स हैं, नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स के बारे में मैं बात करना चाहूंगी, स्मोक्ड आइटम्स हैं, जितने भी ये सारे आपके पास मजे की प्रोसेस में स्टेक्स है, इसमें नाइट्रेट्स इससे यूज किए जाते हैं क्योंकि वो मीट को वो मजे वाला रेड ह्यू देते हैं, उसको वो ब्राइटर कलर देते हैं। ये नाइट्रेट्स हमारे जिस्म में जाके, मैं आपको बताऊं, प्रोटीन का जो जुज्व होता है, अमाइनो एसिड, उसके साथ कंबाइन करके नाइट्रोसामीन बना देते हैं, और ये कैंसरस कंपाउंड्स हैं। ये आपके पास कैंसर करने की एबिलिटी रखते हैं, पोटेंशियल रखते हैं। सबसे इन सबका जो बाप है, बाकियों की भी आगे बात करते हैं अगर टाइम है, वो हमारे पास शुगर, जो हमारे पास 74% ऑफ कमर्शियल फूड आइटम्स में हिडन है, और वो 126 डिफरेंट नामों से हिडन है, आप उसको पिक नहीं कर सकते हैं। और शुगर आपके पास, आप इमेजिन
126 एटलीस्ट नाम है जिनसे वो हिडन है आपके पास। छोटी सी टिप है कि एटलीस्ट जिन खानों के एंड में डेक्स्ट्रिन डेक्स्ट्रैन होता है ना, जब आप पीछे लेबल्स पढ़ रहे होते हैं उसको मत लिया करें। 126 नाम तो हम वक्त मुझे याद नहीं रहते हैं, तो बाकी सबको कैसे याद रहेंगे। आप कभी नोट करें कि कोल्ड ड्रिंक जो है, अगर आप उसको एग्जैक्टली थोड़ी देर बाहर छोड़ दें तो उसकी कार्बोनेशन तोड़ जाती है, लेकिन कभी उसमें इंफेक्शन हुई है, कभी बैक्टीरिया या यीस्ट उसमें लगे हैं। इतना बड़ा प्रिजर्वेटिव है आपके पास, ये शुगर या आपके पास एनर्जी ड्रिंक्स हर सीरियल में मौजूद है आपके पास। लेट्स नॉट नेम द ब्रांड्स, लेकिन जो सबसे हिट ब्रांड्स हैं सीरियल्स की मार्केट में, 56% से ज्यादा उनमें आपके पास शुगर है। यानी आप कुछ भी नहीं है, आप सिर्फ शुगर कंज्यूम कर रहे हैं। बच्चों माँ इतने मजे से रिलैक्स होकर बच्चों को न्यूटेला ब्रेड पर लगा के दे रही है। सिर्फ एक आपके पास जो न्यूटेला स्प्रेड होता है उसमें आपके पास 11 ग्राम शुगर होती है, तो आप अपने बच्चे को सिर्फ चीनी जो है वो उसके ऊपर स्प्रेड करके दे रही है, सोच के कि पीनट बटर दूं या न्यूटेला दूं तो मैं क्या फर्क पड़ता है। एमल्सिफायर्स आपके पास, खास करके उनसे दूर रहें। आप बिल्कुल सही कह रही हैं डॉक्टर साहिबा। और डॉक्टर साहिबा साथ में हम ये भी देखते हैं, किसी को फर्ज करें कि डायबिटिक कोई पेशेंट है या कोई हार्ट का पेशेंट है, उसको किसी चीज को कंज्यूम नहीं करना, कोई कोलेस्ट्रॉल का पेशेंट है और वो कोई अगर मीट नहीं खाना चाह रहा, कोई और प्रोडक्ट नहीं लाना चाह रहा, या डॉक्टर्स उसको सख्ती से मना किया है, अगर हिडन प्रोडक्ट्स में और हिडन इंग्रेडिएंट्स में ये तमाम चीजें शामिल होंगी तो उसको बहुत नुकसान पहुंचा सकती हैं। डेफिनेटली डेथ कर सकती है। सबसे बुरा फूड एडिटिव पता है मुझे कौन सा लगता है? बुरा फूड एडिटिव आपके पास नेचुरल फ्लेवर है, क्योंकि आपके पास जब पीछे नेचुरल फ्लेवर लिखा होता है ना पैकेट के, तो आपको पता ही नहीं होता कि उस नेचुरल फ्लेवर में शामिल क्या है। अब उस नेचुरल फ्लेवर में कुछ भी शामिल हो सकता है, बल्किंग एजेंट भी शामिल हो सकता है, एमल्सिफायर भी शामिल हो सकता है, प्रिजर्वेटिव भी शामिल हो सकता है, और वो किसी को एलर्जी कर सकता है। बहुत सारे लोगों को जिनको आपके पास एक्चुअली नट से एलर्जी नहीं होती है, उनको खानों में मौजूद सल्फाइड से एलर्जी हो जाती है, और ये सल्फाइड्स मोस्टली आपके पास ये जो नट प्रिपरेशंस होती हैं बाजार में उसमें सेल किए जा रहे होते हैं, उसी वजह से वो हाइव्स, इचिंग, वो रेस्पिरेटरी एम्बैरेसमेंट कहते हैं सांस रुकने को, एनाफाइलेक्सिस। असल में आप नट से एलर्जिक नहीं होते हैं, लेकिन ये गलत चीजें कंज्यूम कर करके एमल्सिफाइंग एजेंट्स के बारे में मैं बात कर रही थी। 4 चीजें जिस पैकेट पर देखें उसको मत नो एडेड फ्लेवर भी लिखा होता है अक्सर पैकेजिंग पर, उस नो एडिटर में भी झूठ का आंसर ज्यादा शामिल है। आप जब देखेंगी ना तो आप हमेशा देखेंगी कि नो एडेड फ्लेवर के साथ आगे लिखा होगा ओनली नेचुरल फ्लेवरिंग एजेंट्स। नेचुरल फ्लेवरिंग एजेंट्स की जो लिस्ट है वो एफडीए डिमांड ही नहीं करती, वो पूछती नहीं है, बताती नहीं है कि वो है क्या। आप जहां पे 4 चीजें देख लेंगी ना, जहां पर आप PS180 देख लें, जहां पर आप कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज देख लें, जहां पर आप कैरागिनिन देख लें और मेल्टोडेक्स्ट्रिन देख लें, अगर आपने अपनी आंतों का बेड़ा गर्क करना है ना, और आपने अपने इम्यून सिस्टम का बेड़ा गर्क करना है, तो इन 4 चीजों वाले फूड आइटम्स, और ये बहुत ज्यादा, और ये खास करके डेयरी बेस्ड डिजर्ट्स में होते हैं, ये खास करके पेस्ट्रीज में होते हैं, या आपके पास बेकरी आइटम्स में होते हैं, बाजार में मौजूद चॉकलेट्स में होते हैं, क्योंकि एमल्सिफायर होते हैं। इनका एक एंड पोलर नॉन, यानी ये पानी और फैट दोनों को बाइंड करने की एबिलिटी रखते हैं, उसको स्प्रेड नहीं होने देते, उसको डिस्ट्रॉय नहीं होने देते। अब जब ये हमारे जिस्म में जाते हैं, हमारी आंतों की जो लाइनिंग है, जो म्यूकस लेयर है, उसको इन्फ्लेमेशन, सोजिश कर देते हैं। इससे आपने देखा होगा कि अक्सर कुछ लोग बड़ा अरसा जंक फूड खा रहे होते हैं, लेकिन एकदम लेट 40s 50s में जाके उनको ऑटोइम्यून डिसीज हो जाता है। एक दिन सडनली आपने रेस्टोरेंट में बैठे प्रॉन खाया, सारी जिंदगी प्रॉन खाए थे, लेकिन उस दिन आपको एलर्जी हो गई, आप अस्पताल पहुंच गए, क्योंकि इतने अरसे से आप अपने खाने में एमल्सिफाइंग एजेंट्स ले रहे थे, वो आपकी आंतों की लाइनिंग की सोजिश कर रहे थे। सारी जिंदगी आप अंडे खा रहे थे, आप मायोनीज खा रहे थे, एकदम से आप उससे क्यों कैसे एलर्जिक हो गए? क्योंकि इतने अरसे से आप ये एमल्सिफाइंग एजेंट्स ले रहे थे, वो आपकी आंतों में होल पंच कर रहे थे, एंड नाउ बैक्टीरिया एंड द अनडाइजेस्टेड प्रोटीन हैज एन अनलिमिटेड एक्सेस टू योर ब्लड स्ट्रीम। खतरनाक बात कर दिया आपने इस वक्त। आपको पता है कि अचानक से लोग सच हो जाता है, अरे इसे तो कुछ नहीं खाया था, ये तो वाकई में देखा, मैंने अपनी आंखों से देखा है, तो अरे कुछ भी नहीं खाया था, ये तो बड़ा अपना हेल्थ का ख्याल रखता है, ये तो बड़ा फिट आदमी है। और कितनी लोगों की डेथ्स भी हो गई, अगर हम अल्लाह माफ करे। डॉक्टर साहब इसकी बात करते हैं अमवात की, कि जिन लोगों को गोश्त से किसी तरह के अल्लाह ना करे एलर्जीज होती हैं, लेकिन वो सब्जी की चीजें लेते हैं और उसमें भी उनको जो है वो प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, तो उसका एक्सट्रीम कहां तक चला जाता है कि जिन लोगों को वेजिटेरियंस होते हैं या उनको हर तरह के मीट से प्रॉब्लम होती है, और वो उठाते ऐसी हैं जिसमें सब्जी के बने हुए आइटम हो, लेकिन फिर भी उनके लिए सेफ नहीं होता, वो कितना हद तक खतरनाक हो सकता है। जी बिल्कुल, कुछ लोगों के लिए तो ये बड़ा इमोशनल ट्रॉमा भी होता है, बिकॉज आई हैव क्लाइंट्स ऑल अराउंड द ग्लोब, और मेरे बहुत सारे वेजिटेरियन क्लाइंट्स हैं, तो अगर वो कुछ नॉन वेज खा लेते हैं, उनकी रिलीजियस सिग्निफिकेंस है, उनके लिए इमोशनल ट्रॉमा होता है। और जिन लोगों की सेहत के लिए आपके पास मोस्टली अब लीकी गट पिछले 30 सालों में इतना ज्यादा क्यों फैल गया है? लीकी गट इससे फैल गया क्योंकि हम प्रोसेस्ड फूड बहुत ज्यादा देर से यूज कर रहे हैं, और लीकी गट वाले की सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये होती है कि उसको प्रोटीन, खास करके एनिमल प्रोटीन से उसको दूर रहना होता है, क्योंकि उसके इंटेस्टाइन में होल होते हैं, वो जब ब्लड में जाएगा, ब्लड उसको एज अ फॉरेन पार्टिकल परसीव करेगी, ऑटो इम्यून रिएक्शन
जनरेट करेगी। अल्लाह ना करे अगर किसी का इम्यून सिस्टम वीक है या ऑटो इम्यून रिएक्शन उसी प्रोटीन पर कुछ बार ट्रिगर हो चुका हुआ है और उसको सख्ती से दूर रहने की जरूरत है, तो उसकी डेथ हो सकती है। एक अनइनहिबिटेड एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन, एक अनइनहिबिटेड अल्लाह ना करे टाइप 3 टाइप 4 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन इनिशिएट हो सकता है, जिसकी वजह से डेथ हो सकती है। तो इसका तोड़ सिर्फ यही है, हम इंचार्ज हैं, हमने जिम्मेदारी अपने हाथों में लेनी है। प्लीज अपने आप को एजुकेट करें। अब हम बड़े फॉर्चुनेट एरा में रहते हैं, हम गूगल पे, यूट्यूब पे, एवरीथिंग इज अ बटन अवे। वही उंगली जो आप गाने सुनने के लिए प्रेस करते हैं, बहुत अच्छी बात है, एंटरटेन्ड भी रहें, लेकिन वही उंगली आप बटन दबाने के लिए इंफॉर्मेशन और नॉलेज के लिए भी यूज करें। खुद को एजुकेट करना आज हमारे से मकसद ये है कि एटलीस्ट लोगों को अवेयर किया जाए कि लोग कुछ भी खरीदने से पहले, कोई भी फूड आइटम खरीदने से पहले एटलीस्ट इंग्रेडिएंट्स चेक करें। गूगल हमारे पास मौजूद, जैसा कि आप कह रही हैं, बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहिबा, कि हम चेक कर सकते हैं और ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास होना बहुत जरूरी है। थैंक यू वेरी मच। हमारे ग़िज़ाई डॉक्टर सैयद जावेद चावला साहिबा हमारे साथ मौजूद थी और बहुत इन्फॉर्मेटिव बातें थी। ये हमें समझना बहुत जरूरी है कि कौन से फूड आइटम्स खरीदने और कैसे खरीदने। बिल्कुल, अभी जो अभी हमारे लिए आए स्नैक्स टाइम, पहले देखेंगे उनके इंग्रेडिएंट्स क्या है, फिर उसके बाद हम खाएंगे। और नहीं खाने होंगे तो रखिए अपना साथ हमारे साथ। इस वक्फे के बाद होती है शाहजेब और माया से मुलाकात। सुबह सवेरे पाकिस्तान। सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान। सुबह सवेरे पाकिस्तान में हमने आपको बहुत सारे सेगमेंट्स में बहुत सारी इंफॉर्मेशन देने की कोशिश की है और इससे ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे फूड ट्रैप की और फूड में हमने आपको बताया कौन सी आइटम्स आपको इस्तेमाल करने, क्या करना चाहिए। लेकिन साथ में हम आगे बढ़ते हैं और आगे बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपको बताना है। एक एप्लीकेशन है जिसका मैं जिक्र ज़रूर करना चाहूँगा और मैं खुद भी वो एप्लीकेशन तकरीबन 2 साल से इस्तेमाल कर रहा हूँ। बड़ी इन्फॉर्मेटिव, ईजी टू यूज़, यूज़र फ्रेंडली और बहुत अच्छी एप्लीकेशन है। हम जिक्र कर रहे हैं आज इस्लामी तालीमात से मुतालिक रहनुमाई फराहम करने वाली बेहतरीन एप्लीकेशन का, इस्लाम 360 के नाम से, जो इस्लाम के हवाले से मशहूर तरीन एप्लीकेशन में से एक बन चुकी है, उसका आज हम जिक्र करने जा रहे हैं। माया, शाहजेब, ये आपने कहा कि आप खुद यूज कर रहे हैं और ये बहुत यूजर फ्रेंडली है। इसमें क्या मतलब इसके फीचर्स, इसका बेसिकली जो हम लोग एप्स ढूंढते हैं या हम लोग हमारे फोन्स में होती हैं, हम कोशिश करते हैं आसान हो, हम डालें और फौरन हमारी सर्च को आसान कर दे, ढूंढना आसान कर दें। कभी कोई हवाला है, कभी कोई हदीस का हवाला है, कभी दिन का हवाला है, क्या उस हिसाब से भी हेल्प करती है? बिल्कुल, मेरे ख्याल में ये इसीलिए, मुझे भी इसलिए पसंद है कि इससे बहुत इजीली आप तमाम जो सूराज हैं वो सर्च भी कर सकते हैं। सर्च करने के साथ साथ अगर आप कोई आयत ढूंढना चाह रहे हैं वो आप ढूंढ भी सकते हैं, उसको पढ़ भी सकते हैं। ना सिर्फ उर्दू जबान में पढ़ सकते हैं, इसमें मुख्तलिफ जबानों में जो है वो ऑप्शन भी साथ साथ दी गई है। साथ में आपको ये भी बताएं कि तकरीबन इस एप्लीकेशन में 11 कारियों की आवाज में कुरान पाक की जो तिलावत है वो भी मौजूद है, वो भी सुनी जा सकती है, उसका तर्जुमा भी पढ़ा जा सकता है। इसके साथ साथ आपको ये भी बताएं कि इसके जो एक ऐसा फीचर भी इसके अंदर है कि मुख्तलिफ मौज़ूआत के हवाले से आयात और हदीस तलाश की जा सकती हैं। तो ये तमाम फीचर्स इसके अंदर मौजूद हैं। यानी कि दिलचस्प बात यह है कि इस ऐप को बनाने वाले जाहिद हुसैन साहब चीपा, जो इस वक्त बचपन में हमारे साथ मौजूद हैं, बचपन वही वाली बात है कि लिए उनको क्या ठेला लगाया करते थे, बिल्कुल, क्या उनकी बड़ी स्ट्रगल है, क्या स्टोरी है, क्या चैलेंजेस हैं, आज हम क्या स्टोरी जानेंगे, बस परफेक्ट हो गया। तक का जो उनका सफर था वो कैसा गुजरा, वो यहाँ तक कैसे पहुंचे और ये क्यों उनको ये आइडिया आया कि इस एप्लीकेशन को बनाना बहुत जरूरी है। तो आज हम आपकी मुलाकात भी कराते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जाहिद साहब। सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। कैसे आप खैरियत से? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ठीक ठाक है। सर सबसे पहले तो मैं तो ये इस एप्लीकेशन को पर्सनली बहुत पसंद करता हूँ, लेकिन बेसिकली बताइएगा इस एप्लीकेशन का आइडिया है क्या इस्लाम 360 का? बेसिकली मैं एक आयत ढूंढने बहुत अरसे पहले एक निकला था जिसका सिर्फ मुझे उर्दू तर्जुमा आता था, इत्तखज़ू अख़बारहुम व रुहबानहुम अरबाबा मिन दुनिल्लाह। ये आयत, इसका मुझे उर्दू तर्जुमा आता था। मैं मुख्तलिफ उलमा के पास गया कि जनाब ये उर्दू तर्जुमा है, ये आयत बताइए कहाँ पर है, तो मुझे मिलती नहीं थी। तो उस वक्त मैंने सोचा कि इस तरह का कोई काम होना चाहिए कि मैं कुरान मजीद में कोई मौजू तलाश करूँ और उससे रेलिवेंट आयात मेरे सामने डिस्प्ले हो जाए। तो ये जो इस वक्त आपके स्क्रीन पर भी आपको नजर आ रहा होगा कि अगर आप नॉर्मली कुरान मजीद से पढ़ना चाहें तो ये कुरान मजीद, जैसे मैंने सूरह बकरा पे क्लिक कर दिया, आप किसी भी आयत के ऊपर क्लिक करें और क्लिक करने से ये मुख्तलिफ ऑप्शंस आ जाते हैं। बिल्कुल, ये स्क्रीन पे दिखा भी रहे हैं हम, साथ साथ अगर हम दिखा सके कि जाहिद साहब जैसे जैसे क्लिक करते जा रहे हैं तो वो ऑप्शंस खुलती जा रही है। जैसे मैं चाहूंगा एक दफा और बता दें मैं जैसे आपने इसमें क्या किया। अब यहाँ पर जैसे मैं मिसाल के तौर पर कुरान मजीद पढ़ना चाहता हूँ, मैं इस आयत पे क्लिक करता हूँ और इसको मैं सुनना चाहता हूँ, तो आप इसको सुन सकते हैं। वो कहेगा जी ट्रांसलेशन के साथ या सिर्फ अरबिक को, मैं भी अरबिक को प्ले करता हूँ।
अच्छा, एक और कमाल ये है कि इसमें रिपीट का बटन है, अगर आप रिपीट दबा देंगे तो ये इस आयत को 1,00,000 मरतबा चलाएगा जब तक आपको याद ना हो जाए। अच्छा, आप इसी आयत में अगर तर्जुमा देखना चाहते हैं, यहीं पर ये ट्रांसलेशन का बटन मौजूद है, मैं क्लिक करता हूं, तमाम मकातिब फ़िक्र के ट्रांसलेशन यहाँ पर मौजूद है। इसमें अहले सुन्नत वल जमात भी मौजूद है, अहले तशय्यो भी है, अहले हदीस भी है, देवबंद भी, तमाम मकातिब फ़िक्र, ताकि हम इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन की तरफ बढ़ सकें। आप किसी भी आयत को, मिसाल के तौर पर यह आयत बहुत ज़बरदस्त है, आप ये चाहते हैं कि ये आयत मैं अपने दोस्तों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। अच्छा, आप शेयर भी कर सकते हैं। कुछ ना कीजिए, बस सिर्फ ये शेयर का बटन दबाइए, वो कहेगा डिजाइन बना दो। मैंने कहा जी डिजाइन बना दीजिए, कहता कौन सा बैकग्राउंड लगाऊं। मैंने कहा जनाब ये वाला बैकग्राउंड लगाइएगा ट्रांसलेशन के साथ, इसका फ़ॉन्ट साइज मैं बड़ा कर देता हूँ जरा, ये बड़ा कर दिया। मैंने कहा इसको कलर भी कर दीजिए, ये कलर कर दिया। व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक मैसेंजर, जहां भेजना हो भेज दीजिए। वाह 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 वाह। आपने चाहा कि नहीं जनाब मैं यहां पर रहते हुए एक और काम चाहता हूं कि तफसीर देखना चाहता हूं। एग्जैक्टली, इसमें ऑप्शन आती है ट्रांसलेशन और तफसीर की, दो ऑप्शन आती है। इसमें 14 ट्रांसलेशन है और 11 से ज्यादा तफासीर है। मैं तफसीर पे क्लिक करता हूं, ये इस वक्त तफसीर मौजूद है आपके पास, इसको सुनना चाहते हैं आप सुन सकते हैं। अच्छा, आप इसको पढ़ भी सकते हैं, आप इसको सुन भी सकते हैं, ये दोनों ऑप्शंस हैं आपके पास। मैं चाहता हूं उसके अंदर तकी उस्मानी साहब की तफसीर आ जाए, मैं चाहता हूं उसमें डॉक्टर इस्रार साहब की तफसीर आ जाए, मैं चाहता हूं इसके अंदर फी ज़िलालिल कुरान आ जाए, मैं चाहता हूं उसमें डॉक्टर इस्रार साहब आ जाए, तिबियानुल कुरान आ जाए, मुफ्ती सईद साहब, ये सारी तफासीर इसमें मौजूद है। इवन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज के मैं अभी जो तलाश करने की आप बात कर रहे थे, जैसे मैं तलाश करना चाहता हूं, मैं अपने बेटे को बोलता हूं कि बेटा झूठ बोलना बुरी बात है, अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है। बेटा पूछता है बाबा जान कहां लिखा दिखाइए, तो वो आपसे पूछता है कि आप उर्दू में ढूंढेंगे, इंग्लिश में, रोमन में, हिंदी में, नेपाली में, मराठी में, तेलुगु में, तमिल में, लैंग्वेजेस 19 जबानों पर हम 19 जबानें इसके एप्लीकेशन में मौजूद है। मैं देखिए रोमन में, जिसमें मैं और आप मैसेज करते हैं ना कहाँ जा रहे हो, बिल्कुल। ये जरा देखिए, मैं इसमें यहाँ पे टाइप करता हूँ, आपने झूठ लिखा है यहाँ पे, JHOOT रोमन में लिखा, तो वो तमाम आयात आ गई इसमें। 42 आयात हैं, बगैर इंटरनेट के ढूंढ लाया। इवन कमाल देखिए आप, ये जो आयत रोमन आप देख रहे हैं ना, अकॉर्डिंग टू गूगल आई एम द ओनली पर्सन इन द वर्ल्ड अल्हम्दुलिल्लाह हु हैज कंप्लीटेड द ट्रांसलेशन ऑफ होली कुरान इन रोमन उर्दू। जी अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो रोमन आप देख रहे हैं ना, इनके दिलों में रोग है, चुनाचे अल्लाह ने इनके, ये रोमन मौजूद है। आपने चाहा मैं कुरान के एक एक वर्ड की डिक्शनरी देखना चाहता हूँ। इस वक्त आपके सामने आ रहा फी कुलूबिहिम मरदुन फज़ादहुमुल्लाहु मरदा। मैंने इस पे क्लिक किया, मैंने कहा एक एक वर्ड की डिक्शनरी बताइए, सारे वर्ड्स अलग अलग हो गए, फी कुलूबिहिम मरदुन। मैंने कहा मरदुन के मानी बताइएगा। मैंने जस्ट इस पे क्लिक किया, मरदुन की इस वक्त पूरी डिक्शनरी इस वक्त आपकी स्क्रीन पर मौजूद, लुगत खुल गई, आप पूरी लुगत खुल गई। मैं ये देखना चाहता हूं कि इससे कौन कौन सी आयात बनी कुरान मजीद में। आयात पे क्लिक कीजिए, सब बता दिया उसने, कौन सा वर्ड कुरान मजीद में किस आयत में किस जगह पर किस नंबर पे मौजूद है, सब आपको बता रहा है। इवन एक और मैं आपको कमाल दिखाता हूं कि अगर जो हमारी वो जनरेशन जो मुल्क से बाहर पैदा होती है या हमारे लोग, हमारी तजवीज खराब हो जाती है। जरा देखिएगा, मैंने ये रेसिटेशन पे क्लिक किया, यहां पर आके मैंने सूरह इखलास ले लिया। मैंने कहा जी पहले इसको मुझे पढ़ के सुनाओ कि कैसे पढ़ते हैं। सुनिए, कहते हैं ऐसे पढ़ते हैं। अब मैं इसको गलत पढ़ूंगा तो ये इसको रेड कर देगा, जरा देखिएगा। लम यलिद वलम यूलद, कह रहा बिल्कुल गलत पढ़ा, रेड हो गया। अल्लाह समद। अब अल्लाह समद जब मैं आपको इशारा करूं, आप बोलिएगा जरा तेज आवाज में, तो देखिएगा ये इसको ग्रीन कर देगा। अल्लाह समद, कह रहा बिल्कुल ठीक पढ़ा आपने, माशाअल्लाह। इवन आप ये चाहते हैं कि मैं अहादीस में देखना चाहता हूं, तो ये अहादीस 78,000 अहादीस हैं जो यहां मौजूद है। मैं किसी भी हदीस पे क्लिक करता हूं, मैंने यहां पर आके कहा कि जी सर्च करो सारी अहादीस की किताबों में नमाज के मौजू पर। अब देखिएगा मैं उर्दू में यहां पे टाइप करूंगा नमाज, और जरा देखिएगा कितनी देर में ये ढूंढ के लेकर आता है। ये मैंने यहां पर उर्दू में टाइप कर दिया, नून मीम अलिफ जे, 1 2 3 4, और ये 5 सेकंड के अंदर ढूंढ के लेकर आया। 8,525 रिवायात हैं, सबके सब आपके सामने मौजूद। अच्छा, एक बात मुझे यहाँ पर बताएं कि ये ऑप्शंस ये सारी इसके अंदर मौजूद हैं। मुझे यकीन है कि इसके अंदर और बहुत सारी ऐसी ऑप्शंस हैं जो सबको बताना बहुत जरूरी है, लेकिन ये पूरी एप्लीकेशन विदाउट इंटरनेट फंक्शन करती है। जी, तमाम चीजें बगैर इंटरनेट के चलती हैं सिवाय ऑडियो के। बस जहां ऑडियो इन्वॉल्व वहां इंटरनेट की जरूरत है। इवन आप कमाल देखिए, हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इस वक्त आईटी इंडस्ट्री की पीक है। जरा देखिएगा, मैं इससे बातें करूंगा, ये मुझसे किस तरह बिहेव करेगा। जी, दिल के सुकून के लिए सूरह फातिहा की तिलावत करें। तर्जुमे के साथ या तर्जुमे के बगैर? तर्जुमे के साथ।
ये सूरह फातिहा इस वक्त मेरे सामने मौजूद है और उसको जस्ट मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने सिर्फ ये प्ले का बटन प्रेस कर दिया है, ये आपके सामने चल रहा है। इवन आप एक और कमाल देखिए कि मैं अगर इसको यूं कहता हूं, दोस्तों के साथ बैठा हूं, हदीस में तलाश कर देंगे। आप कौन सी हदीस की किताब में तलाश करना चाहते हैं? तिरमजी। आप सुनन तिरमजी में क्या तलाश करना चाहते हैं? सब्र। अगर मेरा ये कैमरा दिखा सके तो इस वक्त 27 अहादीस हैं जो कि आपके पास सब्र से रेलेवेंट है, जो इस वक्त मेरी स्क्रीन पर नजर आ रही हैं। और ये सिर्फ आपकी वॉइस की बेस पे, आपने कोई इस पे टाइप नहीं किया, कुछ नहीं लिखा। जैसे हम गूगल असिस्टेंट इस्तेमाल करते हैं, Siri इस्तेमाल करते हैं, वैसे आपने इस पे आप बोले और वो उसने सब कुछ सर्च कर दिया। बिल्कुल ऐसा ही। क्या बात। मैं इस वक्त सिर्फ और सिर्फ एक आई एम स्पीचलेस, मेरे पास आई हैव नथिंग टू आस्क, प्लीज ब्रो आप इस वक्त इसके 11.6 मिलियन यूजर्स हैं, 233 कंट्रीज के अंदर हमारी एप्लीकेशन चलती है। इस्लामिक ऐप के अंदर इस वक्त ये सबसे बड़ी ऐप है। पाकिस्तान में टोटल कोई 12 ऐप्स हैं जिसके साथ गूगल 5 मिलियन प्लस का टैग लगाता है, उसमें हमारी एप्लीकेशन शामिल है। अच्छा, एक मुझे जाहिद साहब, सॉरी मैं आपकी बात कर, एक सवाल जी, आया और वो आप ही की बात से आया भाई। आपने कहा कि इस तरह से आप टाइप कर लें या आप खुद बात कर लें। अच्छा, बहुत सारे लोग या तो उम्र की वजह से या ज़ईफ हो जाते हैं या वो बात नहीं कर सकते या उनसे ऑब्वियसली टाइप नहीं हो सकता। उस सूरत में भी सिर्फ टाइप नहीं हो तो बात करके भी अपनी चीजें भी ढूंढ सकते हैं। आप सर्च भी बगैर सिर्फ बोल के, यानी मिसाल के तौर पे मैं सिर्फ इसको यूं कहूं ना कि आप ये कमाल देखिएगा, अगर मैं सिर्फ इसको छोटी सी एक बात कह दूं, जैसे मेरी वालिदा सूरह रहमान, अगली नमाज का वक्त क्या है? ये अगली नमाज का वक्त है। सूरह रहमान आपकी वालिदा सुनना चाहती हैं, आप ये कहिए कि सूरह रहमान की तिलावत शुरू कर दीजिए, वो अगला सवाल ये पूछेगा कि तर्जुमे के साथ या बगैर तर्जुमे के। मैं कहूं तर्जुमे के साथ, और इसके साथ मुफ्ती तकी उस्मानी साहब की तफसीर भी चला दीजिएगा, दोनों चीजें प्ले हो जाएंगी। आप कहिए रुक जाइए, अब सूरह यासीन को प्ले कर दीजिए, ये डैशबोर्ड में रखिए गाड़ी के, और ये सारी बातें कीजिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इस लेवल पर आज तक इस्लामिक वर्ल्ड में कोई काम नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, यहाँ पर ये जरूर बताइएगा कि कुरान पाक में गलती की कोई गुंजाइश नहीं है, बिल्कुल ठीक, इसमें भी कोई गलती की गुंजाइश नहीं है इस एप्लीकेशन में। और मेरे ख्याल में तमाम लोगों के पहले ज़हन में सवाल यही आता है कि जब हम ये एप्लीकेशन इस्तेमाल करें जिसमें कोई चीज़ गलत ना हो, कोई अल्फाज गलत ना लिखे हो, कुछ ऐसा ना हो। क्या आपने इसकी प्रूफ रीडिंग भी कराई है? क्या ये उसके बाद आपने, जब ये सब कुछ तैयार हो गया, उसके बाद इसको चेक भी किया गया बाकायदा तौर पर, और किसने चेक किया? जी, प्रूफ रीडिंग भी करवाई है। ये उलमाए कराम के सर्टिफिकेट स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे हैं। ये तमाम मकातिब फ़िक्र के सर्टिफिकेट्स इस वक्त आपके पास मौजूद है। अभी रिसेंटली इस्लामी नजरियाती काउंसिल भी मैं होकर आया हूँ। इसके अलावा पाकिस्तान के आप नाम लीजिए किसी भी आलिम का, तो अल्हम्दुलिल्लाह उन तमाम को मैं एप्लीकेशन, उनके मदारिस वगैरह तमाम में इसको एंडोर्समेंट करवा चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ये आपके पास सारे सर्टिफिकेट यहाँ पर मौजूद हैं जहाँ से आप उसको देखा जा सकता है, ये स्क्रीन पर। और जिस तरह से हम डिजिटलाइज करने की बात कर रहे हैं, अब मदरसों में हमारे बच्चे काम करते हैं, पढ़ते हैं, और पढ़ने के साथ साथ कुरान तालीमात हासिल करते हैं। आप समझते हैं, आप कोशिश कर रहे हैं कि हमारे मदरसों में भी इस एप्लीकेशन को इस तरह से इम्प्लीमेंट कराया जाए कि वहाँ बच्चे इस्तेमाल करें, इससे ज़्यादा से ज़्यादा जल्द से जल्द सीख सकें, मुख्तलिफ बातें सीख सकें, पढ़ सकें? मदरसों के लिए तो हम इससे बड़ा काम ये कर रहे हैं। होता क्या है कि मदरसे में हमारे पास 30-35 बच्चे होते हैं, वो कारी साहब के पास आते हैं, कारी साहब के पास आकर वो सबक सुनाते हैं एक करके। हम वहाँ पर एक कंप्यूटर रख देंगे, वो बच्चा आके सिर्फ अपनी लॉगिन आईडी डालेगा, अपना रोल नंबर डालेगा, तो सिस्टम उसको बता देगा कि तुम्हारा सबक है सूरह आल इमरान की आयत नंबर 12 से लेकर सूरह आल इमरान की आयत नंबर 36 तक। वो उसके बाद उसको प्ले कर देगा, बच्चा उसको सुनाएगा। जब बच्चा उसको सुना देगा तो उसके बाद काम क्या होगा कि जहां जहां गलती होगी सिस्टम खुद बता देगा कि जनाब इसमें कलकला गलत है, आपका गुन्ना ठीक नहीं है, आपकी फला चीज में बेहतरी होनी चाहिए। तो ये सारे काम, इवन सेकंड स्टेप में हम ये काम कर रहे हैं कि इस्लाम 360 का हम एक वर्जन बना रहे हैं जिसमें काम क्या होगा। मैं मिसाल के तौर पे अपने घर पहुंचता हूं, मैं कहूंगा इस्लाम 360 आज हुआ ये कि मेरी वाइफ जो है वो किचन में खाना बना रही थी, मैंने अजराए मजाक कहा कि मेरी माँ खाना तो ले आओ, तो कहीं से मेरा निकाह तो नहीं टूट गया। वो मुझे आगे से बताएगा, इसको अरबी में ज़िहार करना कहते हैं, कुरान मजीद में इसका जिक्र सूरह मुजादिला में और फला सूरत में मौजूद है, अहादीस इसके बारे में ये कहती हैं। इवन खुतबा हो रहा होता है, वो खुतबा होगा, हम यहाँ पे सिर्फ अपना मोबाइल फोन ऑन करके छोड़ देंगे, घर जाके वो आपको ये बताएगा कि आज कारी साहब ने कौन कौन सी आयात की तिलावत की, अहादीस कौन कौन सी पढ़ी, इसके तराजिम क्या है, वो सब एक ही
सर आखिर में बस छोटी सी एक आप ये बता दें कि आगे का प्लान आपका क्या है, इसको आप मुस्तकबिल में क्या मजीद एडवांस करने जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं? अच्छा, जो एक सवाल माया ने उस वक्त पूछा था, जाहिद हुसैन छीपा जो आज इस्लामिक वर्ल्ड की सबसे बड़ी ऐप को ऑन करता है, कराची में अपनी IT कंपनी चलाता है, मैं ठेले पर केले बेचा करता था। यानी वो ऐसी चीज़ थी, मैं, मेरी अम्मी, मेरा भाई जिस स्कूल में जाके शाम को सफाई किया करते थे, सुबह उसी स्कूल में मैं पढ़ता था। यानी हमारे घर में टोटल जो खाना था वो ये था कि अम्मी आधा पाव दही लेती थी और उसमें पानी मिला देती थी और चीनी मिलाकर हम सब बहन भाई खाना खाते थे। ये टोटल हमारी इनकम थी। यानी जो आपके पास इस लेवल, मैं IBA के पास से जाते हुए रोने लग जाता था कि मैं IBA में पढ़ नहीं सकता। आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं वहाँ पर पढ़ाने के लिए जाता हूँ, वहाँ पर मुझे बुलाया जाता है लेक्चर्स के लिए। ज़ूरिख यूनिवर्सिटी नंबर 12 यूनिवर्सिटी है वर्ल्ड की, उसने मुझे लेक्चर के लिए इनवाइट किया। यानी जहां मैं जाने का ख्वाब भी नहीं देखता था, अल्हम्दुलिल्लाह मैं 3 दफा इमाम काबा से मेरी 1-on-1 मुलाकात हुई है। और ये सारी मुलाकात अल्लाह ताला ने इस केले वाले की करवाई है जो अपनी सर्विस वहां से शुरू करता था। अच्छा, आपने पूछा कि इसमें हम क्या क्या करना चाहते हैं। हम कुरान मजीद का 204 ज़बानों का सर्च इंजन बना रहे हैं जिसपे 19 ज़बानों पर हम काम कर चुके हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मैंने आपको काम बता दिया, इसी से रेलेवेंट हम और भी बहुत सारे काम कर रहे हैं जो जल्दी आपको मिलेंगे। सर थैंक यू वेरी मच। वक्त थोड़ा कम है, मैं बहुत सारी बातें और करना चाहता हूँ आपसे भी, आपकी स्टोरी के बारे में भी, एप्लीकेशन के बारे में भी, जो आप काम कर रहे हैं यकीनी तौर पर एक काबिल तारीफ है। और थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस, बहुत शुक्रिया आप आए और एटलीस्ट हमारे जो लोग हैं वो ये देख सके कि किस तरीके से हमारे यहाँ काम हो रहा है, किस किस्म की एप्लीकेशंस डेवलप हो रही हैं, उससे आप कितना फ़ायदा उठा सकते हैं। वाकई इसके बारे में जान के मुझे तो बहुत खुशी हुई है और मेरे फ़ोन में ऑलरेडी ये एप्लीकेशन मौजूद है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी ज़रूर इस्तेमाल करेंगे। जाहिद साहब थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग, बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। अल्लाह ने आपसे जो काम लेना था, मेरी बस उसमें मेरी आंखों में आंसू इसलिए आ गए कि रब पर आता है ना तो वो बस छप्पड़ फाड़ करता है अपने बंदे को। मेरा ख्याल है आपके ऊपर रहमतों के और बरकतों के जो दरवाजे थे ना, वो मैं कहती हूँ लॉटरी खुल गई आपकी। आपसे बड़ा काम ले रहा है अल्लाह पाक। बहुत शुक्रिया, आपसे बहुत अच्छा लगा मिलकर, थैंक यू सो मच। तो आगे बढ़ते हैं और प्रोग्राम में बात करते हैं। हम अक्सर अपने प्रोग्राम में ये जिक्र भी कर रहे होते हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं वो परेशान होते हैं, एहसास कमतरी का बाइस बन जाते हैं। उसकी वजह ये होती है कि उनको ऐसी बातें कही जाती हैं, ऐसी बातें सुनाई जाती हैं, इसकी वजह से वो परेशानी का उनके लिए बाइस बनती हैं। ख़वातीन ज़्यादातर फिक्रमंद होती हैं कि उनका छोटा कद शायद एहसास कमतरी का बाइस बन सकता है। अक्सर घरों में हम बच्चे अपने कद की वजह से तनकीद की जद में आते हैं और हम ये भी देखते हैं कि बच्चों को कद की वजह से तनकीद का निशाना बनाया जाता है और उनको कहा जाता है कि भाई इनका अगर छोटा कद है तो ये इनके लिए तो बिल्कुल अच्छा नहीं है, इनके लिए तो आगे जाके बहुत नुकसानदेह हो सकता है, फला हो सकता है। मुख्तलिफ किस्म की बातें जब वो सुनते हैं उसके बहुत सारे असरात मुरतब होते हैं उनके ऊपर। साथ में आज हम इस मामले के नफ्सियाती पहलुओं पर बात करेंगे, लेकिन आपको पहले गैलप पाकिस्तान के एक सर्वे के बारे में बताते हैं जिसके मुताबिक 3% मर्दों की निस्बत 7% खवातीन अपने कद के हवाले से तनकीदी राय रखती हैं। और इस सर्वे में क्या सवाल हुआ, क्या जवाब सुनने को मिले, इस सब के बारे में जानना माया बहुत जरूरी है। विक्टिम टू दिस एज वेल शाजी, बिकॉज ऑब्वियसली मेरा कद जो है बहुत ज्यादा, मेरी स्पोर्ट्स में थी, जब एथलीट थी, रनर थी, थ्रो बॉल और हाई जंप, लॉन्ग जंप पे तो बड़ी लड़कियां लगा थ्रो बॉल में तुम कैसे होगी, तुम्हारा तो कद ही छोटा है, या कभी कहते कोई छोटू, कभी कहते कोई कोडू, इस तरह करके, और इस तरह के अल्फाज सुने, मैंने खुद सुने हैं। तो ऑब्वियसली इस तरह की क्यों होती हैं चीजें एंड क्यों, क्या माइंडसेट होता है? अल्फाज दिल को ठेस पहुंचाते हैं, आपके माइंड पर बहुत उसके असरात, मनफी असरात होते हैं। तो ये सारे जो सर्विस किया गया है, खासतौर पर इसका सर्वे जो गैलप पाकिस्तान की जानिब से किया गया है, इसके बारे में हमें जानना है। तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर गैलप पाकिस्तान बिलाल गिलानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बिलाल भाई सॉरी बिलाल भाई बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। बिलाल भाई, जिस तरीके से हम देख रहे हैं जो सर्वे किया गया है, सबसे पहले तो मैं आपसे हमेशा ये सवाल करता हूँ कि कितने लोगों की राय इसमें शामिल है, सबसे पहले तो ये बताइएगा। जी बहुत शुक्रिया आपने बुलाया है। तो इसमें तकरीबन 1900 अफराद पर मबनी ये सैंपल था जो चारों सूबों में और देही और शहरी इलाकों पर मबनी था। अच्छा, तो बिलाल भाई ये बताइए, थैंक यू वंस अगेन आप आए, और आज ये टॉपिक तो मेरे दिल और जज्बात से बहुत ही करीब टॉपिक है आज का ऑब्वियसली, और ये सर्वे भी। लेकिन अगर ख़वातीन के हवाले से बात हो, इस तरह शाहजेब ने भी बताया कि ख़वातीन का जो है वो ज़्यादा उनके कद का मजाक भी उड़ाया जाता, या उनको जो है वो इस बारे में तनकीद का निशाना बनाया जाता। किस उम्र की ख़वातीन की राय को इस सर्वे का हिस्सा बनाया गया? जी तो जो यूजुअली जो सैम्पल सर्वे की साइंस है वो ये चाहती है कि आम तौर पर ख़वातीन जिस एज ग्रुप्स की हैं
उनमें से एक नुमाइंदा सैंपल पिक कर लिया जाए। तो अगर ख़वातीन की हम एज ग्रुप्स देखें तो 18 से 35 साल की जो ख़वातीन हैं वो तकरीबन तमाम एडल्ट ख़वातीन का निस्फ हिस्सा हैं। तो इस सैंपल में भी तकरीबन 50% हैं जो 18 से 35 की रेंज में हैं और अनदर 50% हैं जो 35 साल से बड़ी उम्र की हैं। तो अब तनकीद का निशाना बनाया क्यों गया, ये सर्वे में कुछ हुआ वाज़े? तो इसमें जो सवाल किया गया वो ये था कि आप मजमूई तौर पर आपके ख्याल से आपका कद बिल्कुल ठीक है, लंबा है या छोटा है। तो इस सवाल के जवाब में तकरीबन 86% पाकिस्तानियों ने कहा कि नहीं, हमारा कद हमारे ख्याल से ठीक है। और उसमें जब वो कहते हैं कि हमारे ख्याल से, तो उसका मतलब है कि सोसाइटी के ख्याल से भी उनका कद जो है वो ठीक है। इसमें जब हमने देखा कि मर्द और ख़वातीन में क्या नज़र आता है, तो 91% मर्दों का ये ख्याल था कि उनकी कद वगैरह तो सब ठीक है, मगर 82% जो कि गैप है तकरीबन 11% का, ख़वातीन ने एकदम से ये कहा कि नहीं, हमारा कद यानी, और तकरीबन हर 5 में से एक खातून जो है वो अपने कद के बारे में उसका ये ख्याल है कि वो उसका कद मुनासिब नहीं है। और मर्दों में ये शराब बहुत कम पाई जाती है। तो हमें ये बड़ा अचंभा भी हुआ और एक ये इस बात का अंदाज़ा भी हुआ कि ख़वातीन पर एक जो ज़ाहिरी खूबसूरती है उसके मेयार का जो बोझ है वो मर्दों की निस्बत बहुत ज़्यादा डाला जाता है, जिस वजह से वो अपने आप को एक तनकीदी देखती है। इस पे अगर आप इजाजत दें तो आपने एक बड़ा ज़बरदस्त बात की। एक सर्वे हमने और किया जिसमें यही सवाल हमने वजन के बारे में पूछा। हमें और भी वजन के बारे में ख़वातीन में जो तनकीदी निगाह है अपने बारे में वो और भी ज़्यादा है। तो तकरीबन 1/3 ख़वातीन जो हैं उन्होंने ये कहा कि वो अपने वज़न के बारे में उनका ख्याल है कि वो या ज़्यादा है या कम है। और मर्दों में ये शरह सिर्फ और सिर्फ जो है वो 20% थी। तो ना वज़न के बारे में और ना कद के बारे में, दोनों के बारे में ख़वातीन अपने आप को एक टू सम एक्सटेंड एक इंफीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स से देखती हैं। एटलीस्ट हर 5 में से एक खातून अपने कद के बारे में और 3 खातून वज़न के बारे में। और जाहिर बात है इंफीरियॉरिटी कम्प्लेक्स जो है फिर उनके कॉन्फिडेंस लूज़ करने में का बाइस बनता है, उनका कॉन्फिडेंस ख़राब होता है। और जिस तरीके से इसके नफ्सियाती कुछ पहलू भी हैं उस पर बिलाल साहब बात करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हमने आज इस पर ही बात करने के लिए, इसी मामले पर बात करने के लिए हमने रब्ता किया है माहिर नफ्सियात उरूज मोइज़ साहिबा को। उरूज साहिबा से हम बात करेंगे। उरूज साहिबा आपको खुशामदीद करेंगे सुबह सवेरे पाकिस्तान में। उरूज साहिबा, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि सर्वे किया गया है और उसमें यह मालूम हो सका है कि जो ख़वातीन हैं उनकी तादाद ज़्यादा है जो कि बहुत इसको फील करती हैं कि हमारा कद छोटा है, और उसके कुछ नेगेटिव पहलू भी हैं, कुछ मनफी असरात भी होते हैं जो उनकी हेल्थ पर भी होते हैं, साथ में उनके नफ्सियात पर भी होते हैं। मैं चाहूँगा आज आपसे जानना कि अगर कोई उनको तनकीद का निशाना बनाया जाता है, जिस तरीके से ख़वातीन ये सोचती भी हैं, ये कितना नुकसानदेह साबित हो सकता है उनके अपने लिए भी? अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम टू एवरीबॉडी एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी। जो एक मेंटल डिजीज है अपनी अपीयरेंस को लेके, उसको कहते हैं बॉडी डिस्मॉर्फिया, जिसके अंदर आपको अपनी बॉडी का कोई एक पार्ट या एक से ज्यादा पार्ट पसंद नहीं होता, जिसका बार बार देखते हैं और कहते हैं शीशे के अंदर कि मैं खूबसूरत नहीं हूँ या मैं अच्छी नहीं लग रही या मैं अच्छा नहीं लग रहा। इट कैन बी नाइदर ऑफ द जेंडर। दूसरी चीज जो आती है वो आती है सोशल प्रेशर या सोसाइटी के अंदर, जहाँ पे लोग आपको बॉडी शेम करते हैं। वो आपको हेट को, आपकी हाइट को लेके कर सकते हैं, आपके वेट को लेके कर सकते हैं, आपके नए नक्श को लेके कर सकते हैं, आपके रंग और सूरत को लेके कर सकते हैं। तो ये जो सारे सोशल प्रेशर है, इस तरह हमने एक ब्यूटी के स्टैंडर्ड बनाए हुए हैं जो एक, अगर हम कुछ डिकेड्स पहले चले जाए तो जहाँ पे थोड़ी भरी हुई लड़कियां खूबसूरत लगा करती थी, तो वहाँ पे आज बहुत साइज 0 की लड़कियां खूबसूरत लगती हैं। सो ये जो ब्यूटी स्टैंडर्ड्स है, इसके अंदर हर एरा के अंदर औरत या मर्द अपने आप को उस ब्यूटी स्टैंडर्ड में, उस खोल में डालने की कोशिश करता है, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि अगर वो नहीं उसमें सिर्फ फिट कर पाता तो उसको जहनी स्ट्रेस पड़ता है। उस जहनी स्ट्रेस की वजह से बहुत सारी एंजाइटी या अदर डिप्रेशन या डिसऑर्डर को वो जन्म देती हैं चीज़ें। रोज अब बहुत आपने मज़े से बात स्टार्ट की है, और ये बात ना कहते हैं ना कि
ठक 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 करके बहुत सारे बल्ब्स को इस वक्त लिट ऑन कर रहा है। छोटू छोटा, छोटू कोडू, हाँ भाई निके निकी क्या हाल है, किधर जा रही हो, किधर जा रहे हो, हाँ भाई छोटे तो ज़्यादा जगह की ज़रूरत नहीं है, तो छोटी सी डिग्गी में भी फिक्स आ जाएगा, तुझे तो ऊपर 2 छत्ती में भी बैठ जाएगा, तेरे लिए कितनी जगह ज़रूरत है, तो कोने में भी बैठ जाएगा। ये तमाम चीज़ें कहना लोगों के लिए बज़ाहिर तो मजाक होता है रूज, लेकिन क्या जिसके साथ ये मजाक हो रहा होता है उसके दिमाग पे क्या असर पड़ता है? उसके दिमाग पे बहुत ही शदीद और बहुत ही बुरा असर पड़ता है। और उसका जिस तरह आपने कहा ना कि मेरी बहुत सारी, आप कह रही मुझे बहुत सारी बातें याद आ गई। इसी तरह आई वाज ऑलवेज अ बिट टॉलर इन माय क्लास, और मैं सोचती थी काश मेरा बचपन में काश मेरी हाइट थोड़ी छोटी होती, बिकॉज एवरीबॉडी यूज्ड टू कॉल मी ऊंट, कि ऊंट की तरह लंबी है। अच्छा, अब जब ये बात की जाती है तो आप तो मजाक में किसी को इस चीज से मिला रहे हो, या उसको हंसा रहे हो, या लोगों को आसपास हंसा रहे हो, बट होता क्या है इसके अंदर कि आपके जहन में अपनी इमेज इतनी खराब बन जाती है कि आप कभी अपने हाथों को यूं करना शुरू कर देंगे, अगर मेरा हाथ नजर आ रहा है, जब लोगों में होंगे तो नर्वस होंगे, पल्पिटेशन होगी, पसीना आएगा, अनईजी फील करेंगे, अनकंफर्टेबल फील करेंगे। तो ये बहुत किसी के लिए तो एक मजाक है, लेकिन किसी का मजाक आपके लिए बहुत बड़ा एक मेंटल इशू क्रिएट कर सकता है, और उसका शिकार 10 में से 8 लोग इस वक्त हो रहे हैं। और ये कोई बाहर वाला आपको नहीं कर रहा होता टीज, या आपके बहन भाई, आपके घर वाले, आपके माँ बाप, आपके फूफा फूफी, आपके स्कूल के टीचर, वो आपको ये नाम दे रहे होते जो आपकी इमेज आपके जहन में खराब कर रहे होते हैं। अच्छा साहिबा, जिस तरीके के साथ कर रहे हैं कि एक तरफ हम ये भी जिक्र कर रहे हैं कि छोटे कद को भी तंकीद का निशाना बनाया जाता है, अगर लंबा कद है तो उसको भी तंकीद का निशाना बनाया जाता है, कोई पतला है दुबला है उसको भी, कोई मोटा है तो उसको भी, यानी कि किसी तरीके से भी आपको तंकीद का निशाना बनाया जा सकता है। यानी कि फिर ब्यूटी स्टैंडर्ड्स की जो हम बात कर रही थी, अभी आप जिक्र कर रही थी, एक तो ये कि ब्यूटी स्टैंडर्ड्स कौन इसका तयन करता है, और सेकेंडली अगर लंबे को भी निशाना बनाया जा रहा है, छोटे को भी निशाना बनाया जा रहा है, मोटे को भी निशाना बनाया जा रहा है, तो फिर हमें मेरे ख्याल में जरूरत इस बात की है कि एक्सेप्टेंस लेवल बढ़ाया जाए, हमें एक दूसरे को एक्सेप्ट करने की जरूरत है, और आपको अपने आप को भी एक्सेप्ट करने की जरूरत है कि आप जैसे दिखते हैं इसमें किसी को कोई कुछ नहीं कर सकता। अपनी स्किन में कंफर्टेबल नहीं रहता इंसान, अपनी स्किन में, वही वाली बात शाज़िब अली, आप अपनी स्किन में कंफर्टेबल नहीं होते रोज। बिल्कुल। सी देखिए, ब्यूटी स्टैंडर्ड्स जो मोस्टली बनते हैं वो मीडिया और फैशन की इंडस्ट्री से बनते हैं, क्योंकि आप उनको लुक अप करते हो, आप मॉडल्स को लुक अप करते हो, आप देख रहे हो कौन से फैशन स्टैंडर्ड चल रहा है। बट अपार्ट ऑफ दैट जो हमारे अपने सिंगुलर भी है ना, कि हम बेसिकली ब्राउन स्किन कंट्री है, पाकिस्तान ब्राउन एंड डार्कर स्किन पे है, तो वी विल ऑलवेज बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स समवन हु इज वाइटर और लाइटर। सो हम हमेशा कहेंगे इसका रंग कितना दबाव है, गोरी होती तो खूबसूरत होती, गोरा होता तो खूबसूरत होता। तो जो हमें चीज दी होती है हम दूसरे के ऊपर वो प्रोजेक्ट करने की कोशिश करते हैं, दूसरे की वो हमको अच्छी लगती है। ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ बिहोल्डर। सो आपकी जो माया ने बड़ी जबरदस्त बात की कि अपनी स्किन के अंदर आपने कंफर्टेबल होना होगा फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड सेकेंड ऑफ ऑल एक बड़ी एक अच्छी मुझे किसी ने कहानी बताई थी है कि रियल है नहीं है बट स्टोरी बहुत अच्छी है, कि किसी ने कहा एक लड़की, शी वाज कम्प्लीटली ब्लैक एंड शी वाज स्टैंडिंग वो जो ब्यूटी पेजेंट होते हैं उसके अंदर, तो वहाँ पे एक जज ने उससे पूछा, बाकी सब लड़कियां डिफरेंट वहाँ से थी, ममालिक से थी, तो उस पे किसी ने उससे पूछा कि तुम्हें क्यों लगता है कि तुम खूबसूरत हो इन फ्रंट ऑफ एवरीबडी इन द पेजेंट। तो उसने कहा खुदा की बनाई हुई कोई भी चीज खूबसूरत से कम नहीं हो सकती। तो ये माइंडसेट जो आपका है, एक्सेप्टेंस एंड नोइंग दैट यू आर ब्यूटीफुल इज समथिंग दैट रिक्वायर्ड। एग्जैक्टली वही वाली बात है। मुझे रूज की बातों में, जिस तरह मैंने कहा, वो रूज की ही बात मुझे सिखाई हुई थी। कोई देयर वाज अ टाइम, शाज़ेब, मैं ऑब्वियसली आई दुनिया को बता भी दूँ कि देयर वाज अ टाइम मैं बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होती थी अपने कद को लेकर, अपने वेट को लेकर, अपने स्टाइल को लेकर। शी वॉज द वन हु लिटरली, मतलब मेरा हाथ पकड़ के मुझे लेकर आती थी, नहीं आप ये करें, आप कंफर्टेबल होंगी। इसने मुझे बहुत हेल्प की है। मतलब आई हैव, मतलब मुझे कुछ छुपाने की बात नहीं है, रूज हैज़ बिन दैट पर्सन हु हैज़ ऑलवेज टोल्ड मी यू हैव टू बी कंफर्टेबल इन योर ओन स्किन। हम लोगों के दिमागों और सोच से अपने आप को एक्सेप्टेंस के क्राइटेरिया में क्यों तोलते हैं रूज? बिल्कुल, आप देखें हमारा मसला क्या, हमें वैलिडेशन चाहिए एज ए ह्यूमन बीइंग। मैंने अपने लिए कपड़ा खरीदा है दुकान से जाके, मेरी अपनी पसंद है, जरूरी नहीं वो कपड़ा किसी और को पसंद है, बट मैं जाके सबसे पूछूंगी कपड़ा कैसा लग रहा है, एक्सपेक्ट करूंगी लोग इसकी तारीफ करें। सो व्हाट वी नीड एज अ पीपल, वैलिडेशन। नाउ यू एज माया, आई नो यू फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम, राइट? आप जैसी भी हो, जैसी भी लगती हैं, आप पजामों में हो, आप अच्छे कपड़े पहने हुए, आप बहुत तैयार हुई, आप बगैर मेकअप की हो, आपका टैलेंट कोई आपसे नहीं ले सकता। यू आर वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड पीपल आई हैव मेट। सो द थिंग इज पीपल डोंट रिकॉग्नाइज दैट टैलेंट दैट दे हैव।
क्योंकि उनको भी पता है कि वो उस वक्त तोले जा रहे हैं वो दुनिया के अंदर अपने लुक्स की वजह से. So when it comes to that, then you become really conscious about it. So what you have, not necessarily everybody would like it, but what we need to understand in mental health, that we have to stop expecting people to like what we have and who we are. The minute we do it, और रोज अगर हम ये एक्सेप्ट कर लें कि जैसे हम दिख रहे हैं, हाँ हम जैसे दिख रहे हैं, हम जैसे हैं वो बहुत अच्छे हैं, तो उससे हमारे कॉन्फिडेंस में, हमारी लाइफ में कितना बड़ा चेंज आएगा. कितना बड़ा चेंज आएगा. बहुत बड़ा चेंज आएगा, बहुत बड़ा, इतना बड़ा चेंज आएगा कि अगर आपको कहते हैं कॉन्फिडेंस की कोई गोली नहीं होती. मेरे अब्बू अक्सर एक बात कहते हैं कि जब उनके पास कोई पेशेंट आता है तो कहता है कि मुझे कॉन्फिडेंस कम है, तो सर कहते हैं कॉन्फिडेंस की गोली नहीं होती, इसके लिए आपको अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ता है. एंड सीइंग थिंग्स फ्रॉम अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव हेल्प्स अ लॉट. वाह 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 रूज, थैंक यू सो मच. इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू अगेन. इंशाल्लाह और साथ भी आपको फिर तकलीफ देंगे और आपका टाइम लेंगे. थैंक यू सो मच रूज. गॉड ब्लेस यू, लव यू, हैव अ गुड वन. रूज मोइज हमारे साथ मौजूद थी, माहिर नफ्सियात, और वो उस हवाले से बता रही थी कि हमें दुनिया चाहे जैसे भी देखे शाहजेब, हम खुद कंफर्टेबल हैं, हम खुद एक्सेप्टेड हैं अपने लिए, हमें खुद पता है हम गलत नहीं है. मेरे ख्याल है अपने आप में ये बहुत है, और मैं यहाँ भी गलत नहीं हूँ, क्योंकि इस वक्फे के बाद हम इंशाल्लाह हाजिर होंगे. हमारे साथ रहेगा. Stay with us. सुबह सवेरे पाकिस्तान. सुबह सवेरे पाकिस्तान. एक बार फिर हमारे साथ रहने का बेहद शुक्रिया. सब सवेरे पाकिस्तान में शाहजेब अहमद और माया खान आपके मुंतज़र इसलिए भी थे क्योंकि बहुत ही खूबसूरत बात अभी जो आपके साथ हम शेयर करेंगे वो ये है कि पाकिस्तान की अचीवमेंट क्या है. वो वक्त अब दूर नहीं जब पोलियो को हम मुकम्मल शिकस्त दे देंगे पाकिस्तान की सरजमीन से. बिल्कुल, जो बेहतरीन कोशिशें हैं, बेहतरीन इंसदाद पोलियो मुहिम का ये नतीजा है कि जिस तरीके से पोलियो का खात्मा इस मुल्क में मुसलसल जारी है और तकरीबन खात्मा हो चुका है. तकरीबन मंजिल की जो मंजिल है हमारी वहाँ तक हम पहुँच चुके हैं. साथ में आपको ये बताएं गुज़िश्ता सालों की निस्बत पाकिस्तान में पोलियो के केसेस बतदरीज कम हुए हैं, बहुत ज़्यादा कम हुए हैं. और साथ में शहरी इंसदाद पोलियो टीम से ताउन करें, ये हमारी हमेशा से आपसे अपील रही है कि जो हमारी टीम्स हैं, जो हमारी इसमें ख़वातीन हैं, जो पोलियो का अमला होता है, वो जिन कठिन रास्तों से, जिन मुश्किलात से आपके घर तक पहुंचता है, घर की दहलीज तक पहुंचता है, ये आसान बात नहीं है. वो पता नहीं किन रास्तों से गुजरते हैं, किन मुश्किलात से गुजरते हैं. हमने अक्सर पहाड़ी इलाकों में देखा है, बर्फबारी में देखा है कि सिर्फ आपके बच्चों को पोलियो फ्री करने के लिए, पोलियो से बचाने के लिए वो वहाँ पर पहुँचते हैं. तो उनके साथ ताउन किया करें, प्यार मोहब्बत से पेश आया करें, और जो जैसे वो आपको बता रहे होते हैं ये आपके बच्चों के लिए ज़रूरी है. और वो आपसे सिर्फ एक चीज़ मांगते हैं और वो है रिस्पेक्ट. इसके अलावा वो आपसे कुछ नहीं मांगते, वो सिर्फ और सिर्फ आपके, ताकि आपकी आने वाली नस्लें मज़ीद सेहतमंद हो सकें, ताकि आपकी आने वाली नस्लें किसी की मोहताज ना हो, ताकि आपकी आने वाली नस्लें पाकिस्तान के लिए और अपने इस मुल्क के लिए और अपनों के लिए फ़ख्र का जो है वो निशान बन सके. और बिल्कुल जिस तरीके से हम खात्मे का बात कर रहे हैं, लेकिन खात्मे की बात के साथ साथ मुकम्मल खात्मा जो है, जो अब एक आध केसेस रह भी गए हैं, उसका भी खात्मा हम चाहते हैं. हम चाहते हैं इसका सफाया हो जाए हमारे मुल्क से और पोलियो फ्री स्टेट हमारा मुल्क बने. तो इसीलिए इसी बारे में बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए से डॉक्टर नौर साहिबा ने. डॉक्टर साहिबा आपको खुशामदीद कहेंगे सुबह सवेरे पाकिस्तान में. डॉक्टर साहिबा, बड़ी कामयाबी की बात है, बड़ी अचीवमेंट है पाकिस्तान में. अब केसेस पोलियो के बहुत कम हो गए हैं. एक तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है, लेकिन हुकूमत इस वायरस को अब कंट्रोल करने के लिए मुकम्मल तौर पर क्या हिकमत अमली तैयार कर रही है? पोलियो के खतरों के बारे में और इस बीमारी के बारे में ये समझने की ज़रूरत है कि ये वायरस जो है ये अभी पाकिस्तान के अंदर मौजूद है. हमारे पाकिस्तान के जो सीवेज सिस्टम है, जो पानी के है, उसके अंदर इस वायरस की मौजूदगी अभी भी है और ये सर्कुलेशन में है. तो इसलिए हमें बच्चों को बार बार ये कतरे पिलाने हैं ताकि उनकी इम्यूनिटी बिल्ड हो. जितनी दफ़ा ये कतरे पिलाए जाएंगे बच्चों की इम्यूनिटी उतनी ही स्ट्रांग होगी. और डॉक्टरों की एडवाइस के मुताबिक और रिसर्चेस के मुताबिक इसकी मल्टीपल डोजेस ही इस चीज़ का हल है कि हम अपने बच्चों को पोलियो के मर्ज से बचा सकें. तो इसलिए ये एक दफ़ा या दो दफ़ा या पैदाइश के वक्त पिलाए हुए कतरे जो हैं वो नाकाफ़ी हैं, क्योंकि वायरस हमारी सिस्टम में मौजूद है, सर्कुलेशन में है. जब हम ये कतरे बच्चों को पिलाते हैं तो उनकी इम्यूनिटी हर दफ़ा कतरे पिलाने की वजह से मज़ीद
स्ट्रॉन्ग होती है। और अगर ये वायरस उस दौरान उनके जिस्म में एंटर भी हो जाए, क्योंकि वो हमारे सिस्टम में मौजूद है ये वायरस, तो वो फिर उस बच्चे की कुव्वत मुदाफ़ियत इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि वो वायरस की जिस्म में मौजूदगी के बावजूद उसको बीमारी कॉज नहीं करने देते। और इस तरीके वो वायरस जो है वो बच्चों को सही बात, बिल्कुल सही। लेकिन नौशद साहब ये बताइए कि वालिदैन को क्या पैगाम देना चाहेंगी कि बच्चों को इंसदाद पोलियो के कतरे पिलाना कितना ज़रूरी है? तमाम वालिदैन के लिए मेरा ये पैगाम है कि वो अपने बच्चों को जल्द अज जल्द पोलियो के कतरे पिलाएं। इसलिए क्योंकि पोलियो एक ऐसी बीमारी है जो उम्र भर की माजूरी दे जाती है और पोलियो का कोई इलाज नहीं है। एक दफ़ा बच्चा पोलियो का शिकार हो जाए तो उसका कोई इलाज आज तक दुनिया में नहीं दरियाफ्त हुआ है। इसका वाहिद हल है इससे बचाओ, और बचाओ उसी सूरत में मुमकिन है अगर हम अपने बच्चों को टाइमली ये कतरे पिला दें। ये कतरे बिल्कुल महफूज हैं, इनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं। इसलिए वालिदैन से दरख्वास्त है कि बेखौफ व ख़तर अपने बच्चों को ये कतरे पिलाएं। हुकूमत पाकिस्तान ने बंदोबस्त किया है और वो साल में 3 से 4 दफ़ा जो है इसकी कैंपेन्स होती हैं, पोलियो कैंपेन, और पोलियो वर्कर्स उनके घर के दरवाजे तक पहुंचते हैं उनकी सहूलत के लिए। तो इसलिए वालिदैन को चाहिए कि हुकूमत के साथ कोऑपरेट करें, क्योंकि पाकिस्तान अब दुनिया के वाहिद 2 ममालिक हैं, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, जहाँ पे पोलियो अभी भी मौजूद है। इसलिए वालिदैन जो हैं वो कोऑपरेट करें, इसको एक कौमी फरीज़ा समझें और अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के लिए ये कतरे जो हैं वो ज़रूर पिलाएं। डॉक्टर साहबा जी डॉक्टर साहब, अगर कोई बच्चा बीमार है, क्योंकि वालिदैन इसमें बहुत घबराते हैं, अगर कोई बच्चा बीमार है तो क्या उसको अब पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जा सकते हैं? जी, अगर कोई बच्चा बीमार है तो उसको तो पोलियो के कतरे में समझती हूँ दूसरे बच्चों की निस्बत ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं, क्योंकि बीमारी की वजह से बच्चों की कुव्वत मुदाफ़ियत कम हो जाती है, और जब कम होती है तो उसको पोलियो का आसानी से वो शिकार हो सकता है, क्योंकि पोलियो वायरस अटैक भी उन्हीं बच्चों को करता है जिनके अंदर इम्यूनिटी है, जिसे हम कुव्वत मुदाफ़ियत कहते हैं, वो कम होती है। तो इसलिए ऐसे बच्चों को तो पोलियो के कतरे पिलाना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है जो कि ऑलरेडी किसी बीमारी का शिकार हों, क्योंकि वो उनमें कुव्वत मुदाफ़ियत की कमी हो जाती है। तो इसलिए जो बच्चा बीमार है उसको कोई किसी किस्म की ममानियत नहीं है इन कतरों से, क्योंकि इन कतरों के वैसे भी कोई मुज़र असरात नहीं है। तो इसलिए बीमार बच्चों को पोलियो के कतरे जो हैं उनको सेहतमंद बच्चों के मुकाबले में ज़्यादा ज़रूरी है। डॉक्टर साहब हमने अक्सर वालिदैन को ही कहते सुना है कि भाई अभी तो पिछले माह हमने कतरे पिलाए थे, अभी फिर पिलाने पड़ रहे हैं। तो ज़रा ये भी क्लियर करते हुए चलिएगा कि कितने ज़्यादा जो है वो गैप लेना चाहिए बच्चों को कतरे पिलाने के लिए। जी डॉक्टर साहब, आप अपने बच्चों को कतरे पिलाएं, क्योंकि और ख़ास तौर पे जिन एरियाज़ में इस वायरस की मौजूदगी मिलती है, जहाँ के सैंपल्स में, एनवायरमेंटल सैंपल्स में वायरस मौजूद होता है, वहाँ पे हुकूमत ने इंतज़ाम किया है कि वो नेशनल कैंपेन्स के अलावा सब नेशनल कैंपेन्स भी करे, और ये सब नेशनल कैंपेन्स उन एरियाज़ में फोकस्ड होती हैं जहाँ पे बच्चों का पोलियो कैच करने का ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो इसलिए जितनी दफ़ा भी आप बच्चों को कतरे पिलाएंगे, ये कतरे महफूज हैं, और बार बार पिलाने से बच्चे की इम्यूनिटी बिल्ड होगी और बच्चों में वो कुव्वत मुदाफ़ियत इतनी स्ट्रॉन्ग होगी कि पोलियो वायरस के एक्सपोजर के बाद भी वो इस बीमारी का शिकार नहीं। और साहिबा, अगर हम पोलियो जो वर्कर्स हैं ख़ास तौर पर उनको अप्रिशिएट ना करें तो ये तो गलत होगा। तो मेरे ख्याल में मैं आपसे अब आखिर में यही सवाल करना चाहता हूँ कि जो पोलियो वर्कर्स हैं, जिन मुश्किल हालात में उन्होंने इतनी मेहनत की है, क्या उनके लिए किसी इंसेंटिव की, किसी एजाज़ की या कोई इनामी रकम की, कोई इस तरह से कोई प्लानिंग की गई है हुकूमत की जानिब से? इसमें कोई शक नहीं है कि पोलियो वर्कर्स हमारे फ्रंट लाइन सोल्जर्स हैं, और ये उन्हीं की वजह है कि आज पाकिस्तान में पोलियो खात्मे के करीब पहुंच चुका है। गुज़िश्ता 1 साल से पाकिस्तान में पोलियो का कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ, और मैं समझती हूँ कि ये बहुत बड़ी एक कामयाबी है पाकिस्तान के लिए, मगर टोटल पोलियो फ्री होने के लिए हमें मज़ीद 2 साल का इंतज़ार करना है। इन पोलियो वर्कर्स की जो खिदमात हैं उसको प्राइम मिनिस्टर साहब भी दफ्तन फवक्तन जो हैं वो उसको अप्रिशिएट करते हैं, उनकी खराज तहसीन भी पेश करते हैं, और इसी तरह पूरी कौम जो है वो इन पोलियो वर्कर्स के शुक्रगुजार है। बिल्कुल ये इनाम के भी मुस्तहिक हैं, खराज तहसीन के भी मुस्तहिक हैं। इंशाअल्लाह ताला जैसे ही हमारे मुल्क में पोलियो के खात्मे का ऐलान होता है
जो इसके कामयाबी के पीछे असल लोग जो हैं उनको ज़रूर हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से एजाज़ दिए जाएंगे। दूर नहीं, वो तो बिल्कुल इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं है डॉक्टर साहबा, जब आप और हम और पूरे पाकिस्तान इस दिन को मिलकर मनाएंगे। और जैसे शाहजेब ने कहा कि हम वो दिन देखते हैं कि जब पाकिस्तान से पोलियो का बिल्कुल ख़ात्मा हो जाएगा। डॉक्टर रशीद हामिद हमारे साथ मौजूद थी, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, और एक दफ़ा फिर वालिदैन को इस बात का जो है वो डायरेक्शन भी देने का और इसका यकीन दिलाने का कि आपके और आपके बच्चों की सेहत के लिए पोलियो के क़तरे बेहद ज़रूरी हैं। आइए पाकिस्तान को पोलियो फ्री पाकिस्तान बनाएं। तो पोलियो फ्री पाकिस्तान तो बनाया जा रहा है पाकिस्तान को, लेकिन हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़कर आपको एक बहुत ही स्पेशल इंसान से मुलाकात करानी है हमें, जिसका मुझे तो बेसब्री से इंतज़ार था प्रोग्राम में कि कब ये टाइम आए तो मैं आपकी मुलाकात करवाऊं, क्योंकि जब इंसान हिम्मत करता है तो वो क्या नहीं कर सकता। और इसी हिम्मत, हौसले और जज्बे की एक मिसाल है जिससे आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं। आपकी मुलाकात करवाएंगे नौजवान क्रिकेटर मुनीब बारी से, जिनकी उम्र 17 साल है। ये एक स्पेशल नौजवान है, बहुत ही स्पेशल हैं, बेहतरीन क्रिकेटर हैं। और शुरू में हमने देखा कि इनका वैसे जैसा जज्बा है ना, इनके सामने तो माया एक पहाड़ भी हार मान ले। फिजिकली चैलेंज क्या होता है? अरे इनको देखिए, पता चले चैलेंज होता क्या है। चैलेंज कुछ नहीं होता है। ये जो हमारे प्यारे से आज मेहमान हमारे साथ मौजूद है ना, ये आपको और मुझको सबको जो है ना हैरान कर देने वाले हैं, और ये बताएंगे साथ में कि हिम्मत, हौसला, ऊपर वाले पे यकीन, माँ बाप का साथ, दुआएं हों और गोल्स हो तो फिर कोई चैलेंज नहीं रहता। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई? बाबर आजम ने भी ट्वीट की है। वाह जी, माशाल्लाह से पेरेंट्स की दुआएं, सबकी सपोर्ट से। अरे वाह जी। तो कैसा लगा जब बाबर आजम ने आपके बहुत प्राउड फील हुआ, पेरेंट्स को बहुत ज्यादा प्राउड फील हुआ। मेरे सर को किसने बताया कि बाबर आजम ने ट्वीट किया? कि सबसे पहले किसने बताया? ये मेरे जो मतलब मैंने खुद ही देखा था। अच्छा, खुद ही देखा? मेरा अकाउंट है, मैंने उस पर खुद ही देखा था। सोशल मीडिया पर भी एक्टिव हैं, आप लोग इनको फॉलो भी करें ताकि इनकी बेहतरीन क्रिकेट को देखा जा सके। मुनीब, सबसे पहले तो मैं आपके सफर के बारे में जानना चाहता हूँ। क्रिकेटर बनना हमारे यहाँ बहुत शौक पाया जाता है, हमारे यहाँ लोग बहुत सारा शौक रखते हैं क्रिकेटर बनने का। आपको क्या चैलेंजेस आए? आपने कितनी कोशिश की कि आप एक बेहतरीन क्रिकेटर बनकर सामने आए? जी बिल्कुल, चैलेंजेस बहुत आए थे शुरू में कि मतलब पहले मुझसे रनिंग नहीं होती थी जी, फिर मुझे कैचेस पकड़ने में मुश्किल होती थी, जैसे बैट पकड़ूं तो दर्द हो जाता था हाथों में, और यही सब चीज़ें थी। लेकिन फिर ये है कि सर मुझे बहुत हौसला देते थे। सर मेरे हैं सर इकबाल के, वो TMC क्रिकेट अकेडमी में ना, उन्होंने बहुत हौसला दिया। फिर पेरेंट्स की दुआएं, तब यही सब चीजें, और साथ आपकी मेहनत भी है भैया, आप पेरेंट्स की दुआएं, माशाल्लाह, सर की मेहनत, साथ आपकी मेहनत कि आज आप जो है बेहतरीन क्रिकेट खेल रहे हैं। और जैसा कि आप, अब मैंने सुना है कि बेहतरीन बैट्समैन के साथ साथ, क्योंकि अब तो बैटर कहना चाहिए ना, अब जो बेहतरीन बैटर के साथ साथ आप बेहतरीन बॉलर ही बन गए, ऐसा भी है? जी बिल्कुल, ऑलराउंडर पूरी कोशिश कर रहा हूँ ऑलराउंडर बनूं, अच्छी बॉलिंग करूँ, अच्छी बैटिंग करूँ और फील्ड भी अच्छी करूँ अपनी। अच्छा बच्चा, ये बताइए, आपको, आप कह रहे थे ना कि शुरू में आपको प्रॉब्लम, थोड़ा सा दर्द होता था, तकलीफ होती थी, क्या एज थी उस वक्त आपकी जब आपको होता था? मेरी तकरीबन थी 10 इयर्स। 10 इयर्स के थे? अच्छा, तो फिर आपने उस वक्त कहा कि नहीं मुझे खेलना है? खेलना है। अच्छा। उस टाइम तो मैंने एकेडमी ज्वाइन नहीं की थी। एकेडमी तो मैंने कुछ टाइम बाद ज्वाइन की थी। अच्छा। तो फिर अपना घर में करता रहा ट्रीटमेंट और अपनी फिजियो करवाई, वो सब कराई। अच्छा। फिर अब माशाल्लाह से काफी अच्छा हो गया, तो फिर अब जो है एकेडमी। अब तो दर्द वगैरह इतना नहीं होता? होता है, बहुत कम। कहाँ ज्यादा दर्द होता है बेटा? जैसे ये फिंगर्स में हो जाता है, कभी बोन में, मतलब यहाँ पे हो जाए, एल्बो में हो जाए। उसके लिए आप खुराक क्या लेते हो? ग़िज़ा अच्छी लेते हो? जी लेता हूँ मैं, दूध पीता हूँ और केले का शेक है और फ्रूट्स होते हैं, और जो जैसे खाने पीने में अपना नॉर्मली। तो डाइट का बड़ा ख्याल रखना होता है एथलीट ने और क्रिकेटर ने। तो जरा मुझे बताया ना, अगर हम पहले क्रिकेट की बात कर लें, उसके बाद हम और भी बहुत सारी बातें करते हैं। क्रिकेट में आप लेफ्ट हैंड बैटर हैं कि राइट हैंड बैट्समैन? मैं लेफ्ट हैंड बैट्समैन भी हूँ, लेफ्ट हैंड बॉलर भी हूँ। अच्छा, तो वैसे क्या आप चाहते हैं कि एक तो पहले ये भी बताएं, जैसे मैं पूछी कि फेवरेट क्रिकेटर कौन है? मेरे फेवरेट क्रिकेटर बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान है। बाबर रिजवान है। तो बॉलिंग करते हुए ख्वाहिश है कि दोनों को आउट किया जाए? ये ट्वीट कौन करेगा? अगर इनको आउट करोगे तो फिर एक तो ट्वीट करके बैठे हुए। अच्छा, अभी तो PSL खत्म हुआ है, कौन सी टीम को सपोर्ट कर रहे थे? मैं
मतलब जो वैसे कर रहा था कराची को, लेकिन मोहम्मद रिजवान के उसे मुल्तान से ये वही ना बात है। ये देखिए इन्होंने बड़ी समझदारी की है, इन्होंने बाबर आजम की टीम को सपोर्ट किया। इन्होंने देखा कि यार बाबर आजम की टीम तो हार रही है थोड़ा सा, तो मैं ना रिजवान की तरफ चला जाता हूँ। रिजवान भी पसंद है मुझे, तो उनकी भी टीम का सपोर्ट। क्या बात है, क्या बात। आपके जो वालिदैन हैं, खासतौर पे जो आपके वालिद साहब हैं, वो आपको कितना सपोर्ट करते हैं क्रिकेट के लिए? आप साथ साथ पढ़ाई भी करते हैं, और वो आपको क्या समझाते हैं कि आपने अपने क्रिकेट में कैसे मंजिल हासिल करनी है? वो यही कहते हैं बेटा बस जो भी करने सही अच्छे से करने, क्रिकेट में आपका माइंड है, आप क्रिकेटर बनोगे इंशाल्लाह, जरूर बनोगे। आप बने क्रिकेटर और कैसे क्रिकेटर बनना है? बाबर आजम आपकी तारीफें कर रहे हैं। मतलब हमारे हम तो थोड़ी बहुत क्रिकेट खेलते हैं, हमें तो किसी ने कहा कि आप अच्छी क्रिकेट खेलते हैं। वजह है उसकी। लेकिन देखो एक बात मुनीब, शाजिब भाई भी बात कर रहे हैं कि तुम क्रिकेटर बन गए हो माशाल्लाह। देखो बड़े बड़े क्रिकेटर्स आपकी तारीफ करें मेरी जान, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक दफा की तारीफ से कुछ नहीं होता। आपने कांस्टेंट मेहनत करनी है, और सबके जब आइकॉन बन रहे हो ना, ये ऐसे ही नहीं बनोगे, इसके लिए पीछे बहुत मेहनत करनी पड़ी। तैयार हो उसके लिए? जी बिल्कुल तैयार हूँ। क्या रूटीन क्या है बताओ जरा हम सबको, देखने वालों को। मेरी होती है 3 डेज एकेडमी। अच्छा। ट्यूसडे, फ्राइडे और सैटरडे। ट्यूसडे, फ्राइडे और सैटरडे। सॉरी थर्सडे। अच्छा, ट्यूसडे, थर्सडे और फ्राइडे। जी। अच्छा ठीक है। और ये वहाँ पे आता हूँ TNC क्रिकेट एकेडमी, तो वहाँ पे कराते हैं सर ट्रेनिंग, और बाकी जो दिन होते हैं उसमें मैं अपना नॉर्मली प्रैक्टिस वगैरह करता हूँ घर में। तो साथ पढ़ते भी हैं? जी पढ़ता भी हूँ। रूटीन बताओ, कितने बजे उठते हो, कितने बजे स्कूल जाते हो? वैसे तो स्कूल तो नहीं आता, मैं घर में पढ़ता हूँ। घर में पढ़ते हो? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ये थोड़ा लेट उठता हूँ बस। लेट उठते सही है, लेकिन कोशिश क्या करें कि अपना रूटीन भी अच्छा आप से बना रहे हैं, क्योंकि आपको मेहनत तो बहुत करनी है। तो क्या मुनीब गोल सेट किए हैं मुस्तकबिल में कि यार मैंने बस यहाँ तक पहुँचना है, इसका मुकाबला करना है क्रिकेट में, और मुझे इससे कोई नहीं रोक सकता? तो गोल्स क्या सेट है अभी तक आपके? यही है, मुझे बस पाकिस्तान के लिए अपने आप को करना है, पाकिस्तान के लिए सितारा बनूं मैं। बिल्कुल बनेंगे। पाकिस्तान के लिए खेलूं और कामयाबी हो, और अम्मी अब्बू को प्राउड फील कराऊं इंशाल्लाह। अरे वाह, सबसे पहले अगर आओगे ना मुनीब, मैं सब कहती हूँ कि तुम ना होगे पाकिस्तानी। ऐसे सोचो ना, ऐसे हम इमेजिन करते हैं कि मुनीब का नाम अनाउंस हुआ है, पहले नेशनल एंथम होगा है, और मैं और शाजिब भाई उधर होंगे, और शाजिब भाई थोड़े बुढ़े हो चुके होंगे, और मैं तब भी ऐसी लिखती होंगी है, और तुम ना तुम्हारा नाम अनाउंस होगा, और हम लोग कहेंगे ये हमारा मुनीब। ये देखिए ये वो स्टार है जिनका हमने इंटरव्यू किया था, और अब ये हम ज्यादा लिफ्ट नहीं करा रहे, ये बहुत बड़े स्टार्स हैं, बन चुके हैं। और कौन से टीम के अगेंस्ट खेलना चाहोगे जब तुम हो जाओगे नेशनल? इंडिया। इंशाल्लाह आपको अल्लाह ताला बहुत कामयाबियां दे। लेकिन साथ में मुझे ये भी बताएं कि जिस तरीके से भी आप क्रिकेट खेलते हैं, उसमें जो आपके पार्टनर्स होते हैं, साथ में जो बाकी आपके खिलाड़ी होते हैं, वो आपको कितना सपोर्ट करते हैं? और साथ में जब उनके साथ आप खेल रहे होते हैं तो कितना डरते हैं? कि आपकी बॉलिंग से डरते हैं, बैटिंग से डरते हैं? ये मेरे जो दोस्त वगैरह, मेरे जो पार्टनर्स हैं, वो मेरी बैटिंग से डरते हैं। अच्छा। बॉल मुझे नहीं इतना, लेकिन वो मेरी बैटिंग से बहुत डरते हैं। अच्छा, मतलब बाउंड्रीज, छक्के, चौके सब आराम से लग जाता है। अच्छा, तो वैसे आप जब बॉलिंग करते हैं तो उसमें क्या आप स्पिनर? जी स्पिनर हूँ। तो बैटिंग करते हैं वहाँ पे जो आपके सारे दोस्त हैं, वो घबराते हैं कि यार अब हम बॉलिंग कराएंगे तो ये तो मुनीब हमें छक्के चौके मारेगा? बिल्कुल। तो आउट करना कितना मुश्किल होता है आपको? तो मुश्किल होता है। अच्छा। जी, अब माशाल्लाह से पहले हो जाता था आउट, लेकिन अब नहीं होता, क्योंकि अब मैं समझ गया अच्छा कैसे खेलना है। हाँ, तो इन दोनों आप दोनों का मैं मैच कराऊंगी, ठीक है? सही है दोनों का मैं। लेकिन एक बहुत जरूरी बात मुनीब मुझे आपसे करनी है कि देखो मैं आपसे वो बातें भी करूंगी जो आपके लिए, आपकी लाइफ के लिए कहीं ना कहीं आपको आगे बढ़ने में ही मदद करेगा, ठीक है? एक स्पोर्ट्समैन के लिए बहुत जरूरी होता है वो डिसिप्लिन, ठीक है? डिसिप्लिन हो, उसका एक रूटीन हो, उसका खाने पीने में डिसिप्लिन हो, उसके रहने में डिसिप्लिन हो, उसका लोगों से बात करने में डिसिप्लिन हो। बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है, बिरयानियाँ छोड़, देखो शाजिब भाई ने बिरयानी छोड़ दी, मेरा पेट भी कम हो गया, पेट भी कम हो गया। तो बहुत सारी चीजें छोड़नी पड़ती है और बहुत सारी चीजें अडॉप्ट करनी पड़ती हैं। आप क्या समझते हो, आपकी बहुत सारी आदतें ऐसी या कोई है जो आपको चेंज करनी है या आपने की? बिल्कुल, कुछ चीजें हैं जो मुझे अभी चेंज करनी है, और कुछ चीजें जो मैं चेंज कर चुका हूँ अपने क्रिकेट के लिए, और इंशाल्लाह ताला ये चीजें हैं जैसे जैसे होता जाएगा क्रिकेट के लिए, वैसे वैसे जो भी होगा चेंज करेगा। कौन सी चीज है जिसको कॉम्प्रोमाइज करने का था? मेरे दिल चाह रहा लेकिन मैं नहीं खा रहा। जंक फूड। जंक फूड बिल्कुल नहीं, जंक फूड भी ज्यादा नहीं, कोल्ड ड्रिंक भी बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल छोड़ दो। हम डेली से प्रोग्राम करते हैं, बड़ी नुकसान की चीज है। वो जितना हेल्दी खाना हम खा सकते हैं उतना हेल्दी हमें खाना चाहिए। एक्सरसाइजेज भी आप यकीन तौर पे करते होंगे डेली बेसिस पे? अच्छा मुनीब, हम सबकी दुआएं तुम्हारे साथ हैं,
देखने वालों की तमाम लोगों की दुआएं तुम्हारे साथ हैं, ठीक है। आज तुम बहुत ही ब्लेस्ड डे पर आए हो, अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए बेहतरीन प्लान्स रखे हैं। जब बहुत बड़े स्टार बन जाओ, हम दोनों को नहीं भूलना है, पक्का ना, नहीं भूलना, कसम से डन हो गया। तो मुनीब के लिए ढेरों दुआएं, आप सब लोगों के लिए ढेरों दुआएं, इनकी वालिदैन के लिए हम दोनों की तरफ से ढेरों दुआएं, और अल्लाह ताला मुझको और तमाम बच्चों को जो है वो आगे लेकर जाए, पाकिस्तान का नाम रोशन करें। क्रिकेट का वैसे ही रिवाइवल हो चुका है, ऑब्वियसली कैंगरूज आर इन पाक आफ्टर इयर्स एंड इयर्स, और ये मोहब्बतें कायम रहेंगी, जलने वाले जलते रहें, जिसने जो कहना है कहते रहे। सुबह सवेरे पाकिस्तान, शाहज़ेब कल फिर इनके सबके खिदमत में हाजिर होंगे बहुत सारी खबरों के साथ, बहुत सारी स्टोरीज के साथ, लेकिन उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा आपको कल तक का। लेकिन शाम को 4 बजे रिपीट देखना मत भूलिएगा। वाह, इंशाल्लाह मुलाकात होती है।